अच्छा जी, हमारी तीसरी एग्जाम्पल है। तीसरी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो है ना वो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये हमारी तीसरी एग्जाम्पल जो है रिग्रेशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रिग्रेशन हमने पहले भी, सबसे पहली एग्जाम्पल जो हमने आउट ऑफ बुक करी थी वो रिग्रेशन की थी, जिसमें हाइट एंड वेट वाली मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई थी। मैनुअली भी करके देखा था हमने, एक वेरिएबल्स के वेट और बायस को एडजस्ट करने के लिए। दो तरह के आप रिग्रेशन का नाम सुनेंगे, एक रिग्रेशन सुनेंगे और एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन सुनेंगे। अच्छा, दोनों में रिग्रेशन आ रहा है, लेकिन रिग्रेशन इज रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बिलोंग्स टू क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सवाल अगर एग्जाम में आ जाता है तो। हमारे पास जो डाटा है वो बोस्टन हाउसिंग प्राइस डाटा सेट है, और ये डाटा सेट जो है इसके अंदर सिर्फ 506 रिकॉर्ड है। हमने जो पीछे एग्जांपल्स करी है 50,000 रिकॉर्ड्स की करी है, 70,000 रिकॉर्ड्स की करी है क्लासिफिकेशन वाली एग्जांपल, और यहाँ हमारे पास सिर्फ 506 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें 404 हमने ट्रेनिंग के अंदर रखे हुए हैं और 102 हमने टेस्ट सैंपल के अंदर देखेंगे। फीचर्स जो है वो उसके अंदर काफी हैं। ईच फीचर इन द इनपुट डाटा, फॉर एग्जांपल क्राइम रेट वगैरह, इस सब के स्केल्स डिफरेंट है। स्केल्स डिफरेंट का मतलब क्या है, कुछ की वैल्यूज 0 1 के दरमियान है, कुछ की वैल्यूज 1 and 12 के दरमियान है, कुछ की वैल्यूज 100 and 0 100 के दरमियान है। यानी 13 फीचर्स हैं डाटा सेट के। 13 फीचर्स में से हर फीचर की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज जो है वो दूसरे फीचर से डिफरेंट है। आपको याद होगा हमने अपनी एग्जाम्पल में, इमेज वाली एग्जाम्पल में, डिजिट्स वाली एग्जाम्पल में हमने पिक्सल वैल्यूज को 255 से डिवाइड किया था ताकि वो स्केल डाउन हो जाए। जहां पर भी हमें पूरे डाटा सेट को जो है वो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अभी देखते हैं उसको। तो सबसे पहले जी डाटा सेट लोड हो गया। डाटा सेट लोड होने के बाद वही है ट्रेंड डेटा, ट्रेंड टारगेट्स, टेस्ट डेटा, टेस्ट टारगेट्स, और बोस्टन हाउसिंग का डाटा लोड किया है। ट्रेन शेप्स निकाली है, 404 records in 13 columns, 102 records and 13 columns। ठीक है, अब मसला ये है, यहाँ आप लोगों से सवाल ये है कि भाई ये इतने कम डाटा सेट पे न्यूरल नेटवर्क कैसे ट्रेन होगा। ये आमतौर पे तो ट्रेन नहीं होता कम डाटा सेट के ऊपर, इसको बहुत सारा डाटा चाहिए होता है। तो अभी देखते हैं उसके लिए क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। टारगेट्स जो हैं ये वाई वैल्यूज हैं, प्रिडिक्टेड यानी हाउस के प्राइसेस हैं, ये डॉलर्स के अंदर है। ठीक है, तो टिपिकली द प्राइस बिटवीन 10,000 एंड $50,000, ये प्राइस की वैल्यूज जो है वो 10,000 से $50,000 के दरमियान है। इफ दैट साउंड्स चीप, रिमेंबर दैट इट वाज द मिड 1970s। अगर ये आपको सस्ते लग रहे हैं तो ये पुराने प्राइस हैं। प्रिपेयरिंग डाटा जी, यहाँ पे ये 15.2 और ये सर जो आउटपुट है दैट मींस कि ये 15.2 थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स में, हाँ, थाउजेंड। ठीक। ये कहते हैं इट वुड बी प्रॉब्लमेटिक टू फीड इन द न्यूरल नेटवर्क वैल्यूज दैट आर वाइल्डली डिफरेंट रेंजेस। The network might be automatically adopt these heterogeneous data, but it would definitely make learning more difficult। जब आपके पास, मैंने पहले समझाई थी कि हमारे पास जब क्या होते हैं वैल्यूज के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, बहुत स्पाइक्स बन रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारा नेटवर्क लर्न तो कर लेता है लेकिन उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा पावर लगानी पड़ती है, तकलीफ होती है वो। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है टू डील विद सच डाटा इज टू फीचर वाइज नॉर्मलाइजेशन। हर फीचर को क्या कर दी जाए, नॉर्मलाइज कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए, फॉर ईच फीचर इन द इनपुट डाटा, हर कॉलम को, इनपुट डाटा के हर कॉलम को क्या किया जाए, यू सबट्रैक्ट द मीन ऑफ द फीचर, उस फीचर का, उस कॉलम का मीन माइनस कर दे एंड डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें। ये तरीका है नॉर्मलाइज करने का, डाटा को नॉर्मलाइज करने का, सो दैट द फीचर इज सेंटर्ड अराउंड 0। अब तमाम वैल्यूज जो है ना वो सेंटर्ड अराउंड 0 जाएंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उनका 1 हो जाएगा। दिस इज इजीली डन इन नंपाई। क्या काम किया, मीन, ट्रेंड डाटा का मीन निकाला,
एक्स एक्सिस पे इसलिए निकालेंगे ताकि नीचे बाउंड्री में हर कॉलम का मीन जो है वो अलग अलग आ जाए। अब उस मीन वैल्यू को उसी ट्रेंड डेटा में से माइनस करा दिया। हर कॉलम का मीन वैल्यू आई है, वो हर कॉलम की एवरी वैल्यू को क्या कर देगी, अपने अपने कॉलम की एवरी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देगा उसमें। सिमिलरली ट्रेंड डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, हर कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और उसी तरह से हर कॉलम अपने ही स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, टेस्ट डेटा के लिए हमने अलग से मीन नहीं निकालना, टेस्ट डेटा के लिए हम वही मीन इस्तेमाल करेंगे जो मीन हमारे पास ट्रेंड डेटा में आया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही इस्तेमाल कर लिया जो हमारे पास ट्रेंड डेटा में आया है। इसकी क्या वजह है? इससे ये होगा कि ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास, जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएंगे टेंसर्स, वो 0 से 1 के दरमियान में आ जाएंगे सर। जी हाँ, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ सवाल ये है कि टेस्ट डेटा के लिए अलग से मीन नहीं निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाला, बल्कि ट्रेंड वाला ही टेस्ट में इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, उसके कुछ खास रीजन है, टेक्निकली बड़ा ही इंटरनल रीजन बहुत ही जो है ना वो जबरदस्त है कि आपके पास जो है टेस्ट डेटा कि आप कोई भी फीचर जो है ना वो एक्सपोज नहीं होने देंगे, क्योंकि टेस्ट डेटा का फीचर एक्सपोज होने का मतलब ये है कि पूरा टेस्ट डेटा एक्सपोज हो जाना। हमने टेस्ट डेटा को हमेशा सिर्फ उस वक्त ही एक्सपोज करना होता है जब हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो ओके परफॉर्म कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन हमने सही सेट कर ली है, जिसपे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल फॉर्म में है, तब हम जो है ना वो टेस्ट डेटा को एक्सपोज करते हैं। तो यहाँ भी लिखते हैं कि नोट दैट द क्वांटिटीज यूज्ड फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ द टेस्ट डेटा आर कंप्यूटेड यूजिंग द ट्रेंड डेटा। ठीक है, यू शुड नेवर यूज इन योर वर्कफ्लो एनी क्वांटिटी कंप्यूटेड ऑन द टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा पे जो क्वांटिटी कंप्यूट की कोई क्वांटिटी ऐसी यूज नहीं करेंगे जो टेस्ट डेटा पे कंप्यूट, इवन फॉर समथिंग एज सिंपल एज डेटा नॉर्मलाइजेशन, चाहे आप डेटा नॉर्मलाइज ही क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, नेटवर्क बनाना है, देखें अभी क्या क्या नेटवर्क में आ रहा है। नेटवर्क में हमारे पास सिंपली हमने अब यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया है बिल्ड मॉडल का। पहले हमने डायरेक्ट फंक्शन बना, वो फंक्शन नहीं बनाए हुए थे, डायरेक्ट हमने स्टेप्स में जो है वो कर दिए थे, मॉडल बना लिए थे। अब एक फंक्शन बना लिए, फंक्शन कॉल करेंगे, मॉडल बन जाएगा। क्या क्या है मॉडल में? लेयर्स डेंस 64 रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, इनपुट शेप में हमने क्या कहा है, शेप 1। इस शेप 1 का मतलब क्या है कि ट्रेंड डेटा की शेप में जाओ और इंडेक्स 1 उठा लो। तो ट्रेंड डेटा की शेप में इंडेक्स 1 क्या है 13। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है इनपुट जो है वो 13 न्यूरॉन्स का बन जाएगा। 0 लिखेंगे तो रॉ उसका 0 इंडेक्स उठा लेगा और रॉ उठा लेगा। अब मैं हार्ड कोडेड भी ये पूरा हटा के यहाँ पे 13 लिख सकता हूँ, नो इश्यू। सर इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर। ट्रेंड डेटा डॉट शेप, जब मैं ट्रेंड डेटा डॉट शेप कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसके अंदर 404 की इंडेक्स क्या है 0 और 13 का इंडेक्स क्या है 1। तो मैं उसे बोल रहा हूँ तुम्हारे पास ट्रेंड डेटा शेप का 1 जो है उस पे जितने भी वैल्यूज होंगी वो इनपुट आएगा। अभी इन केस हमारे पास कितनी है 13 वैल्यूज हैं, तो 13 वैल्यूज का इनपुट आएगा, क्योंकि फीचर्स तो 13 ही है ना, कॉलम तो 13 है। समझ में आई बात? ठीक है सर, वो यही कि नंबर ऑफ कॉलम्स बताए हैं कि वो 13 कॉलम। जी जी जी, नंबर ऑफ कॉलम बताए, मैंने कहा ना मैनुअल भी लिख दें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, फिर हमने दोबारा इसको 64 के बाद दोबारा 64 न्यूरॉन से कनेक्ट किया और एक और एक्टिवेशन फंक्शन दिया रेलू। आखिरी लेयर लगाई हमने डेंस लेयर, उसके अंदर एक ही हमारे पास न्यूरॉन होगा रिजल्ट का, क्योंकि रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। रिग्रेशन की प्रॉब्लम में आपके पास सिंपल रिग्रेशन के अंदर, ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन है ये, लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास आउटपुट में एक वैल्यू प्रेडिक्ट होगी, क्योंकि वो एक वैल्यू प्रॉम्प्टली जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी
लिहाजा हमें आखिरी लेयर के ऊपर रिग्रेशन के अंदर भी कोई एक्टिवेशन फंक्शन देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक स्केलर वैल्यू आएगी, देयर विल बी नो मोर वैल्यूज। तो स्केलर वैल्यू को हम जो है वो एज इट इज लेंगे, उसको हमें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर स्केलर के अंदर कोई लिनियरिटी नॉन लिनियरिटी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमने कंपाइल करवाया अपने मॉडल को, आरएमएस प्रॉप, लॉस फंक्शन दिया, मीन, स्क्वायर्ड एरर, और एक्यूरेसी मैट्रिक्स के अंदर हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमने कहा भी मीन एब्सोल्यूट एरर जो है ना वो इस्तेमाल किया जाए। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, वैल्यू कम आएगी, कभी ज्यादा आएगी, माइनस में आएगी, प्लस में आएगी, वो उनको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेगा, एरर के तौर पे दिखाएगा। और स्क्वायर्ड एरर तो हमें मालूम है कि हम जो है वो कैसे निकालते हैं। ये हमारा सिंपल सा मॉडल है। उसके बाद हमने क्या किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैलिडेटिंग योर अप्रोच यूजिंग के फोल्ड वैलिडेशन। के फोल्ड वैलिडेशन के तहत जो है वो आपने डेटा को वैलिडेट करवाना है। अच्छा, जहन में रहे वैलिडेशन क्या चीज होती है, कोई रिपीट कर सकता है? सर ट्रेनिंग डाटा के ऊपर ही जो है हम उसमें से बैचेस जो मतलब रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, और उसके ऊपर हम ट्रेनिंग के दौरान ही उसको वैलिडेट कर लेते हैं, और वैलिडेशन एक्यूरेसी अगर अच्छी आ जाए तो दैट मीन्स के ये जो है ओवरफिट नहीं करेगा मॉडल, और हमें टेस्टिंग पे भी एक्यूरेसी सही देगा। अच्छा जी, और कोई बताए वैलिडेशन क्यों करते हैं? हमारा ट्रेनिंग जो डेटा हम वो प्रोसेसेस क्या नहीं कंटिन्यू हम अच्छा जी, प्रोसेसेस को यहाँ चेक पर करते हैं सर। हाँ ठीक, हम ये चेक करते हैं कि हमारा मॉडल, हम उसकी ट्रेनिंग ही जो है ना उसको वैलिडेट या टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, भाई आप जो है ना वो सही सेंस में जा रहा है नहीं जा रहा, क्योंकि हम टेस्ट डेटा जो है ना अपना एंड उसको एक्सपोज नहीं कर सकते कि हम टेस्ट डेटा के बाद बोलें कि यार रिजल्ट सही आया है गलत आया, तो ये गलत बात है, क्योंकि टेस्ट डेटा फिर हमारा निकल जाता। अब यहाँ मसला ये है कि evaluate your network while keep adjusting its parameters. You could split data into training set and validation set as you did in the previous examples. But because you have so few data points, अब हमारे पास डेटा बहुत कम है, validation set would be end up being very small. Validation set जो है वो क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, for instance about 100 examples, बहुत कम डेटा वैलिडेशन के लिए होगा। As a consequence, the validation scores might change a lot depending on which data points you choose for the validation and we choose for training. इसके नतीजे में क्या होगा कि वैलिडेशन का स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा चेंज आएगा हर दफा। ठीक है, उसकी वजह क्या होगी कि अब वो डिपेंडेंट होगा कि आप जो डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं वो वैलिडेशन स्कोर माइट हैव हाई वेरिएंस रिगार्ड टू वैलिडेशन स्प्लिट, हाई वेरिएंस आ जाएगा, बहुत ज्यादा चेंज आ रहा होगा हर दफा वेरिएंस में। दिस वुड प्रिवेंट यू रिलायबली इवैल्यूएटिंग। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि हमने एक बात तो ये देखी थी कि भाई हम अपने पास क्या होता है, सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी, सर आवाज़ बिल्कुल बंद है। सर जी आवाज़ नहीं आ रही। डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा है साहब। एक मिनट, आई थिंक सर का इंटरनेट इशू हो गया। सर डिस्कनेक्ट हो गए जी मैडम कोमल यहीं है? जी मैं यही हूँ। मैडम वो हमने मैसेज करते हैं आपको, टैग कर उसको, आपका स्लैक चैनल पे आप अवेलेबल ही नहीं है। आज अवेलेबल, कल अवेलेबल नहीं थी मैं। हमारे पास अच्छा
तो वो अच्छा कुछ अभी हमारे प्रॉब्लम्स होते पास हैं। जो है, सुन ले, जी 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 सर। जी। मेरी आवाज आ रही सबको? सर आ रही है अब। अभी आ रही है। ओके ओके ओके। हमारे पास, हमें पता है हम मुख्तलिफ इपॉक्स जो है, फर्स्ट इपॉक चलाते हैं, तो फर्स्ट इपॉक के बाद हमारे पास जो है वो चलता है एक एक्यूरेसी या कंफ्यूजन मैट्रिक्स के तहत हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाता है। हम फौरन बाद में बनाना है, सही से नाश्ता करो पहले बैठ। शारिक बुला। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर डिस्कनेक्ट हो गया। जी आप क्या कह रहे थे? मैं अवेलेबल नहीं हूँ स्लैक पे। मैम मैंने ना मैसेज, हमें कुछ ज़रूरत थी नोट्स की ना, सर ने कहा था कि आप मैम को टैग करके ना उनसे कहना कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगी। वो कौन से नोट्स की? जो वो हमने डेरिवेशन उन्होंने कराई थी, वो डेरिवेशन कराई थी इसकी लॉस फंक्शन की और ग्रेडियंट डिसेंट की ना, तो वो उसके कुछ इक्वेशंस थी जो कि वो पेपर पे थी ना, पिक्चर्स की फॉर्मेट में। तो सर ने कहा था कि भाई आप ना मैम से जो है ना वो तो आप आप मुझे उनको, डायरेक्ट मैसेज कर दें स्लैक पे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी सर से लेके। मैं आपका नाम सर्च किया, उसके आपका नाम ही नहीं मिल रहा था मैम। मैं उस @कोमल आफ्ताब फैकल्टी अनाउंसमेंट चैनल में सर अनीस ने शेयर किया हुआ है, जो अच्छा असिस्टेंट टीचर्स है ना उनका नाम। चलें ठीक है, जी थैंक यू। अच्छा कोमल, क्या चीज चाहिए इनको? सर वो डेरिवेशन, कोमल सर डेरिवेशन चाहिए बेटा, इनको। वो जहाँ इन्होंने वीडियोस जो है ना, हम्म। मैं कह रहा हूँ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर हो रही है। सर आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है। मैंने जहाँ हूँ अभी वापस आ गया। जी सर वो लास्ट क्लास में आपने वहीं बताया था। पर मैं अभी इंटरनेट स्विच कर रहा हूँ, थोड़ा सा ठीक। अभी सही हो जाएगा। सी ड्राइव के ऊपर जो है हाँ। वो मौजूद है, जहाँ मैं लेक्चर डालता हूँ ना। सर वो मैं एक बार फेसबुक पे भी शेयर कर देती हूँ आपके पेज पे, ताकि इनको दुआ मिल जाए आराम से। सर डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सर ने बोला है ना स्विच ऑफ करके फिर ऑन करता हूँ तो फिर हो जाएगा सही। हाँ, आदिल साहब क्या कह रहे थे? तो मैं स्लैक पे और वहाँ पे फेसबुक पे, सर के फेसबुक पे शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। भाई गूगल ड्राइव पर सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं लेक्चर्स के साथ ही, चार जी चार जी पिक्चर्स। सर ने लास्ट क्लास में बताया था। एंड स्लैक पे हम लोग अवेलेबल होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे मैसेज पढूं, लेकिन इतने सारे वो हैं, ग्रुप्स बहुत सारे हैं, तो हर किसी का अगर हमें कोई टैग करता है तभी हम ज़्यादातर रिस्पॉन्स कर पाते हैं, तो उसके लिए माजरत चाहते हैं हम लोग जिनका रिस्पॉन्स मैं नहीं दे सकी।
और पांडास का असाइनमेंट आप सबने सबमिट करवा दिया? किसी एक का मैसेज आया था कि कैन अभी हम सबमिट करवा सकते हैं या नहीं? नहीं मैडम, नहीं करवाया अभी। अम, स्टॉप्स किसे कहते हैं? स्टॉप्स स्टॉप्स वहाँ पे वो जो डाटा सेट था ना उसके अंदर स्टॉप्स थे। मैम स्टॉप की समझ नहीं लगी, वो होता क्या स्टॉप? ये जो स्टॉप जैसे बस स्टॉप होते हैं ना, इसी तरह का मेरे ख्याल से एक डाटा सेट था जिसके अंदर स्टॉप्स का एक टेबल था, वो कॉलम था। मैम वो पांडास असाइनमेंट का बता दे काइंडली। पांडास का असाइनमेंट तो लास्ट डेट चली गई ना, 5 को थी। अब आप लोग डीप वही लर्निंग मैं के कह लिए रहा हूँ रेडी एक्सटेंड हैं? हो सकती है कि नहीं? मैं अभी टेक्स्ट किए टीम के ग्रुप में, अगर एक्सटेंड हो सकती है तो मैं आप लोगों को इसी क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। और मैडम डीप वो जी उसमें तो इन्वेंट्री का था और वो स्टेट का था, स्टॉक किधर था? जी, आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। इन्वेंट्री का था डेटा सेट और स्टेट्स का था, स्टॉक्स उधर कहाँ है? वो प्रैक्टिस के असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस में वो था उसका पुलिस डाटा सेट था, वो जो मैंने बनाया था। ठीक है, सबमिशन तो इन्वेंट्री और स्टेट की करवानी थी ना, जी प्रैक्टिस जी की तो नहीं जी करवानी जी, थी? प्रैक्टिस की नहीं करवानी थी। अच्छा, जिसको स्लैक का प्रॉब्लम है, मतलब कि जिसके पास स्लैक ज्वाइन नहीं कर सकते, वो मुझे पर्सनली वहाँ पे फेसबुक पे मैसेज कर दें अपनी ईमेल, तो मैं टीम को फॉरवर्ड कर दूंगी, तो वो आपको स्लैक का लिंक शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैडम वो जो बाकी असाइनमेंट्स है नमपाई वगैरह के, वो सारे मैंने सबमिट कराए थे, लेकिन उसमें रिजल्ट मेरा नहीं आया, अभी तक शो नहीं हुआ। अच्छा, रिजल्ट एक्चुअली रिजल्ट का ये इशू है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि रिजल्ट शेयर करते हैं हमारे साथ। हाँ, जिस शीट पे हम लोगों ने रिजल्ट चेक करके मैनेजमेंट को दे दिया है, उस शीट का हमें एक्सेस नहीं है कि हम किसी से शेयर कर सकें। तो वो नहीं जो सर, सर अनीस ने जो शेयर की थी, वो रफली एक शीट थी, जो रफ शीट थी वो आप लोगों के साथ शेयर हुई थी। जो प्रॉपर शीट है वो हमने मैनेजमेंट के साथ शेयर कर दी है, और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारा रिजल्ट शेयर हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैम और अगर कोई डीप असाइनमेंट लर्निंग के असाइनमेंट के लिए आप लोग रेडी रहें, क्योंकि 6 असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। मैम तो अगर असाइनमेंट जी सबमिट असाइनमेंट से इकट्ठी मैम? जी, प्रॉब्लम्स 6 हैं, तो उसके लिए तैयारी रहें आप लोग, तैयारी रखें, मतलब और पहले मैम बुक्स। सेमेस्टर के एंड पे कोई छोटा सा प्रोजेक्ट भी होगा? यही आपके 6 असाइनमेंट ही प्रोजेक्ट भी हैं, ये आपने ओके कर लिए मैम। तो। फाइनल ग्रेडिंग में कितना परसेंट इसका हिसाब होगा मैडम असाइनमेंट्स का? 15%, 10%? नहीं, ये मैनेजमेंट को पता है, हमें ये नहीं पता कि वो किस तरह करेंगे इसको। और मैम कितने लेक्चर बाकी हैं अब इस क्वार्टर के? इस क्लास के बाद आई थिंक 2 या 3। ओके मैम, थैंक यू। मैम ये असाइनमेंट्स के कोई मार्क्स तो नहीं होंगे ना? असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, इसीलिए आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, और इसलिए हम लोग मैनुअली ही चेक कर रहे हैं। ओह अच्छा मैम, मैं मुझसे ये नमपाई और ये पांडा क्विज़ेस मिस हो गए, तो इज से देयर एनी? नंबर और पांडास के असाइनमेंट मिस हो गए हैं। नहीं क्विज़ेस मिस हो गए मुझसे। तो क्विज़ेस आप लोगों को जो है लास्ट जब क्वार्टर एंड होता है, तो आप लोगों को चांस दिया जाता है कि जो जिसके जो मिस हो गए हैं वो क्विज़ेस दे लें। अच्छा, इसी तरह असाइनमेंट की भी हम कर सकते हैं? असाइनमेंट का मैं पूछ के आपको बताती हूँ अभी टीम से। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? ये असाइनमेंट के लिए टाइम देते हो? असाइनमेंट के लिए डेट एक्सटेंड का टाइम देते हैं, हाँ, थोड़ा जमा कराने के लिए का। चले मैं पूछती हूँ टीम से, लीडिंग जो हमारे टीचर्स हैं उनसे पूछती हूँ, अगर वो बोलते हैं तो ठीक है। जी मैडम, पांडास का असाइनमेंट हमने जमा नहीं किया, हमें थोड़ा डेट एक्सटेंड कर लेता कि हम उसको सबमिट करें। सर नासिर सर, ये सब बोल रहे हैं असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड कर दें। क़यामत वाले दिन मेरे पास टाइम नहीं होगा। सर मुझे तो पता ही नहीं है ना कि एक आध दिन पहले कर लेना, एक आध सर दिन पहले कर लेना भाई। सर हमारी तो सुन लें। हाँ सुनाओ। सर मुझे तो वहां से पहले कभी सर अनीस की क्लास में शिफ्ट कर दिया, कभी सर कासिम की क्लास में शिफ्ट कर दिया, अब मैं आपके पास आ गया हूँ। सर मुझे तो इतना शफलिंग करी है, तो मुझे तो सर सबको टाइम देते हैं, मगर मैं अपनी क्या बात करूँ। लेकिन असाइनमेंट तो सेम है किसी भी टीचर का। उसमें शिफ्ट करने का असाइनमेंट से क्या ताल्लुक है यार? सर दे रहे टाइम, दे रहे हैं यार, सब कर लेंगे हम, देखिए मेहनत कर लेंगे सर, हम कर लेंगे, आप टाइम दे दें बस। मैंने तो आपको टाइम दे दिया ना भाई, कि क़यामत वाले दिन से एक दिन पहले कर लेना, क्योंकि उस दिन मेरे पास टाइम नहीं होगा। नहीं सर, इंशाल्लाह आप
जन्नती सही है। बंदे। हाँ तो मैं वहां होऊंगा, तुम लोग पता नहीं कहाँ होगे। सर सर जिस तरीके से उसी आपने लिंक पे सबमिट करवा दें दोबारा, जो ये प्रीवियस कोमल लिंक है। बताएंगे, कोमल उसी लिंक पे सबमिट कराना है ना? सर वो तो क्लोज कर दिया ना मैड ने। आप अच्छा लोग खोल देना, इनके लिए खोल देना, ठीक है। ठीक है सर, मैं फिर मैं को बोल देती हूँ कि मिस कोमल किस नाम से है आपका फेसबुक पे? मेरा कोमल आफ्ताब के नाम से है। मिस कोमल है तो कोमल के नाम से होगा ना, अफशा के नाम से थोड़ी होगा यार। सर वो नाम बड़े होते हैं ना सर, कोमल बहुत सारे लोग हैं। नहीं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आपकी आईडी किस नाम से फेसबुक पेज पे, मैंने कहा यार मेरी नाम अफशा के नाम से है। सही है, थैंक यू। अच्छा जी, तो वैलिडेशन सेट जो है ना वो हम साथ साथ दे रहे होते हैं कि हमारे पास अभी epoch 1 चल रहा है, यहीं पर क्या हो जाए, हमारे पास वैलिडेशन की एक्यूरेसी जो है वो आ जाए। अच्छा, ऐसा हम किस लिए कर रहे होते हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हम अपने ट्रेनिंग सेट को के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे होते, क्योंकि ट्रेनिंग सेट बार बार जो है ना वो एक ही सेट होता है जो बार बार हम ट्रेनिंग में उसको दे रहे होते हैं, जो उससे सारे सवाल जो है ना एक्सपोज हो चुके होते हैं। तो हम एक सेट ऐसा देते हैं उसे जो एक्सपोज ना हुआ हो, उसी डाटा में से थोड़ा सा डाटा निकाल के अलग कर लेते हैं ताकि वो डाटा उस पर टेस्ट ले सके, वैलिडेट करवा सके। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हर इपॉक के अंदर एक बार वैलिडेशन सेट भी चल रहा है, तो जितनी दफा ट्रेंड सेट जा रहा है उतनी ही दफा तो वैलिडेशन सेट भी जा रहा है। तो क्या वैलिडेशन सेट, जब ट्रेंड सेट रिलायबल नहीं है तो हाउ वैलिडेशन सेट इज रिलायबल? वैलिडेशन सेट भी तो जो है ना वो अब रिलायबल नहीं रहा, क्योंकि ये भी उतनी ही बार 40 इपॉक चले तो 40 बार वैलिडेशन करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टेम्पोरल लिंक। ठीक है, कि जब वैलिडेशन में डाटा जा रहा होता है तो वो हर दफा में जो है वो पूरा डाटा एकदम से एक्सपोज नहीं हो रहा होता। ठीक है, क्योंकि ये वैलिडेट में हम लेबल्स जो हैं वो उसको नहीं दिखा रहे होते, वैलिडेशन के अंदर हम सिर्फ उसको रिजल्ट बता रहे होते हैं, ट्रेन के अंदर हम उसके लेबल्स भी दे रहे होते हैं और सारी चीजें दे रहे होते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं ये कह देता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग जो है वो अगर पढ़े लिखे हैं तो हम जब एग्जाम देने जाते हैं या एग्जाम भी ना मैं कहूँ उसको, कहीं वाइवा में अपीयर होते हैं, ठीक है ना, अपने प्रोजेक्ट का वाइवा देते हैं या प्रैक्टिकल का वाइवा देते हैं। अब हम जब वाइवा में जाते हैं, अंदर हमारा जो है ना 8-6-7 सवाल पूछ लिए जाते हैं, वापस आते हैं तो हम से जो है ना बाहर पूरी क्लास जो है ना वो चिपकी हुई होती है हमारे ऊपर, तो क्या पूछा वाइवा के सवाल बताओ। फिर आप कहते हैं यार ये सवाल आया था, बस ये 2 सवाल ही याद है मुझे, या 1 सवाल ही याद है, बाकी तो मुझे याद ही नहीं। क्या वाकई याद नहीं होते या छुपा रहे होते? सर याद ही नहीं होते। कभी कभी याद नहीं होता, दोनों कभी पॉसिबल याद। है सर। अच्छा देखिए, ज्यादातर केस में लेकिन क्या सर होता है, इसमें ज्यादा चांस ये होता है कि वो छुपा रहे होते हैं। नहीं इसमें ज्यादातर चांस जो है वो ये होता है कि आपको वाकई वो सवालात जो है ना सारे याद नहीं होते। ठीक है, कि आपको उसमें से अच्छा याद ये वाला, हाँ ये भी पूछा था, ये पूछा, बाद में भले आप सोचेंगे थोड़ा और टाइम लगाए, घर जाएंगे तो आपको याद आ जाएंगे, लेकिन अभी क्या होता है ऑन द स्पॉट जब सब पूछ रहे होते हैं तो आपको नहीं याद आ रहे होते। उसकी वजह क्या है कि वो अभी आपने इतनी बार नहीं देखे होते ना, एक बार आपसे पूछा गया वाकई नहीं याद होते। ठीक है, 1-2 सवाल याद होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास वो एक्सपोज हुआ है तो उसमें से जो है ना वो कुछ चीजें, कुछ परसेंट जो है ना वो आपके पास डाटा जो है वो आपको याद रह जाता है, कुछ परसेंट डाटा, नॉट कंप्लीटली। ठीक है, कुछ परसेंट डाटा जो है वो याद रह जाता, ज्यादा याद नहीं रहता। इसी तरह वैलिडेशन भी इसलिए हमारे लिए रिलायबल रहता है एज कंपेयर टू ट्रेनिंग सेट के ये वैलिडेशन एक्सपोज हो रहा होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एक्सपोज हो रहा होता है। 10-20 इपॉक चलने के बाद, 50 इपॉक चलने के बाद ये वैलिडेशन भी काफी एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, अच्छा लेकिन फिर भी हम वैलिडेशन को टेस्टिंग एक्यूरेसी के मुकाबले में ज्यादा रिलायबल समझ रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने लेबल्स जो हैं वो उसको छुपाए हुए होते हैं। सिर्फ आंसर्स के बाद जो हमारे सामने रिजल्ट आ रहा होता है, किसने आंसर जो है ना वो सही दिया या गलत दिया। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है,
अब इसका भी तोड़ ये निकाल रहे हैं कि हम हर दफा वैलिडेशन सेट भी जो है वो क्या कर रहे होंगे, अलग अलग दे रहे होंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर जो है एक प्रैक्टिस जो ये कहलाता है के फोल्ड वैलिडेशन। के फोल्ड वैलिडेशन के अंदर क्या हो रहा है अभी यहाँ पर यही है कि हर वैलिडेशन सेट भी जो है ना थोड़ा थोड़ा क्या होता रहा है, चेंज होता रहा है। तो द बेस्ट प्रैक्टिस इन सच सिचुएशन इज टू के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम अपने अवेलेबल डाटा को के पार्टीशंस में तोड़ लेते हैं। के पार्टीशन जो है ना वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास उतने ही मॉडल्स हम बना रहे होते हैं, एंड ट्रेनिंग ईच वन ऑन k-1 पार्टीशन। और जितने हमारे पार्टीशन होते हैं यानी 4 बनाए हैं तो 3 के ऊपर ट्रेनिंग होगी और एक जो बच रहा होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, यानी अपना वैलिडेशन चलाएंगे। जो वैलिडेशन स्कोर आएगा हर मॉडल का, क्योंकि जितने पार्टीशन है उतने मॉडल बन रहे होंगे, हम आखिर में उनका जो है ना वो क्या ले लेंगे, उनका वैलिडेशन स्कोर जो है वो ले लेंगे। अच्छा जी, ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, इसमें थोड़ी सी गलती हुई भी, ठीक है। ये क्या है, अभी हमने अपने डेटा सेट को 3 पोर्शंस के अंदर जो है वो क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। ठीक है, जब 3 पोर्शन के अंदर ब्रेक कर लिया तो हमारे पास फोल्ड भी जो है वो 3 बन गए। फोल्ड का मतलब है 3 मॉडल्स 3 मॉडल्स चलेंगे। ठीक है, बनाएंगे हम एक ही, लेकिन एक ही मॉडल जो है वो 3 मुख्तलिफ डाटा सेट्स लेकर जो है वो ट्रेनिंग हासिल करेगा। पहली दफा जब हमारा डाटा फीड होगा तो हम अपने डाटा को, हमने वैलिडेशन सेट है हमारा, वैलिडेशन सेट, ठीक है, ये डाटा का पहला पार्ट जो है हमारा वैलिडेशन सेट बन गया, बाकी 2 पार्ट जो है हमारे ट्रेनिंग के। तो पहली दफा जब मॉडल में डाटा जाएगा तो हमारे 2 पार्ट्स पे ट्रेनिंग हो रही होगी, और जो पहला पार्ट है उनमें से एक पार्ट जो है उस पर वैलिडेशन हो जाएगी और आपके पास स्कोर आ जाएगा, उसका परफॉर्मेंस आ जाएगी। अगली बार जब दूसरा फोल्ड चल रहा होगा, ये यहाँ पर जो है ना, ये वैलिडेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रेनिंग ही होगा। मैं इसको सही कर देता हूँ, और ये भी हमारा जो है ना क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। ठीक है, अगली पार्ट के अंदर गौर से समझिएगा, अगले पार्ट के अंदर जो हमारा वैलिडेशन वाला डाटा था, क्योंकि इस वाले पार्ट में ये वैलिडेशन डाटा है जो ट्रेनिंग के दौरान उसने नहीं देखा, यानी ट्रेनिंग तो ये एक्सपोज होगी, ट्रेनिंग के अंदर ये चला गया, इसमें लेबल्स भी चले गए और डाटा भी चला गया। इसके अंदर सिर्फ हमारे पास क्या जा रहा है, डाटा जा रहा है। अगली दफा में जब हमारा अगला फोल्ड चलेगा, यानी मॉडल में दोबारा चीजें जाएंगी, तो जो हमारा वैलिडेशन डाटा था उसको हम क्या बना लेंगे, अपना ट्रेनिंग डाटा बना लेंगे, और ये वाला ट्रेनिंग डाटा हो गया। अब देखो यहाँ एक बात ये हुई जो इम्पोर्टेंट है कि इस दफा ये ट्रेनिंग डाटा पुराना है और ट्रेनिंग में ये डाटा उसके लिए नया है, तो ये बड़ी ही अच्छी बात हो गई कि हम जब अपने मॉडल को दोबारा ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसे कुछ डाटा ऐसा मिल रहा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो उसके लिए नया डाटा है। इससे मॉडल की परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ती है, यानी डाटा जितना नया आता रहेगा मॉडल अच्छा लर्निंग करता रहेगा। और सिमिलरली अब जब मैं वैलिडेट करने जा रहा हूं तो पहले मेरा वैलिडेशन सेट ये था, अब मेरा वैलिडेशन सेट ये है, वैलिडेशन सेट भी क्या हो गया, बदल गया, नया हो गया दूसरे फोल्ड के अंदर। सेम इसी तरह जब तीसरा फोल्ड चलेगा तो मेरे पास ये ट्रेनिंग डेटा हो गया, ठीक है, ये भी मेरा ट्रेनिंग डेटा हो गया और ये मेरा वैलिडेशन सेट हो गया। अब इस दफा जब ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो इस दफा ट्रेनिंग के अंदर एक पोर्शन ऐसा है जिस पे पहले उसकी ट्रेनिंग कभी नहीं हुई है, नया हो गया ट्रेनिंग के लिए, और वैलिडेशन सेट ऐसा है जिसके ऊपर कभी भी उसको वैलिडेट नहीं किया गया है। तो इसकी खूबसूरती क्या है कि हर फोल्ड के अंदर ट्रेनिंग डेटा भी थोड़ा सा नया शामिल हो जा रहा है, एक पोर्शन नया शामिल हो जा रहा है ट्रेनिंग डेटा में, और वैलिडेशन डेटा हर दफा ऐसा आ रहा है जिस पर उसको कभी वैलिडेट नहीं किया गया।
ये बात समझ में आई? सर ये जो फोल्ड 1 में और फोल्ड 3 में जो सेकंड ट्रेनिंग है ये तो कॉमन नहीं है। फोल्ड 1 में और फोल्ड 1 में सेकंड कॉलम जो है ये वाली, सर ये और फर्स्ट और ये हाँ ये दोनों दफा देखा है ना इसमें। हाँ तो लेकिन एक पोर्शन तो चेंज हो गया ना, इधर ये वाला पोर्शन ट्रेनिंग था, इधर ये वाला पोर्शन ट्रेनिंग हो गया। आधा आधा डाटा जो है ना वो अपडेट हो रहा है हर दफा। ठीक है जी सर। अब इसको कोडिंग से हम अपना डाटा कैसे निकालेंगे, ये थोड़ी मुश्किल सी कोडिंग है लिखी हुई है, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, आप सब लोग चैंपियन लोग हैं। क्या किया अभी, के फोल्ड वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। क्या हो रहा है अभी, इंपोर्ट numpy एज np, हमने कह दिया अभी k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 4 है, यानी कि हमारे पास क्या होंगे 4 ब्लॉक्स ऑफ कोड जो है वो हमारे पास बनेंगे। 4 ब्लॉक्स ऑफ कोड, 4 ब्लॉक्स ऑफ कोड के बाद जो है हमारे पास जो है अब क्या है, नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल्स, जितने अब वैलिडेशन सैंपल्स के नंबर जो है ना वो कितने होंगे, लेंथ ऑफ ट्रेनिंग डेटा हमारे पास कितनी है। एक मिनट भी जरा, अच्छा जी अब ये सीन है हमारे पास, हमारा जितना भी लेंथ ऑफ ट्रेनिंग डेटा है, कितना था भी हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेनिंग डेटा, हमारे पास ये 402 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, उसको हमने 4 से डिवाइड किया है तो कितना हो जाएगा भाई, क्या जवाब आएगा इसका, 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है, इंटीजर डिवीजन इस्तेमाल किया हुआ है, तो डेसिमल पार्ट जो है वो नहीं आएगा। नंबर ऑफ इपॉक्स डिफाइन कर दिए हमने कितने, 100 है, और स्कोर्स की हमने एक मैट्रिक्स बना दी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास हर फोल्ड का अलग स्कोर आएगा, उसको हमने उठा के जो है एक लिस्ट में डाल देना। इतनी बात क्लियर है? अच्छा जी, क्या किया जी हमने यहाँ पर, अब ये देखो इस कोड को जरा देखें, पहली दफा जब लूप चलेगा कितनी दफा चलेगा, जितने फोल्ड है 4 दफा चलेगा। पहली दफा आई की वैल्यू जो है वो 0 हो गई, और वो डायरेक्ट भी किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने डायनामिक स्लाइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है, जिससे ये होगा कि आप ये कोड जब चाहें जितने फोल्ड पे चाहें उतने फोल्ड के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको हमेशा बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो अपडेट कर देनी है कि आप कितने फोल्ड बनाना चाह रहे हैं। क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि भाई ट्रेनिंग डेटा में से जाओ, और ये कॉलम लगा हुआ है स्लाइस में, कॉलन से पहले क्या होता है, स्टार्ट ऑफ रॉ, और कॉलन के बाद क्या होता है, एंड ऑफ रॉ। यहाँ क्या बोला अभी, i मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैल्यू सैंपल्स, यानी i की वैल्यू हमारे पास अभी क्या है 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल्स में 100 है, तो ये पोर्शन तो हो गया हमारे पास 0, यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि इसके पास हमारी वैल्यू हो गई कितनी 0, ये हमारे पास हो गया 0 कॉलन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास i प्लस 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सैंपल्स 100, यानी ये हो गया 100। तो पहली दफा जो हमारे पास चंक बना है इन 400 में से, ये यूं कह सकता हूं मैं कि ये 4 चंक्स बने, ये वाला चंक जो है हमारा 0 to 100
0 to 99, ठीक है। ये हमारा जो है वो वैलिडेशन में चला गया। 4 पार्ट्स में से पहला पार्ट जो है हमने ट्रेनिंग डेटा का उसको डाल दिया वैलिडेशन में। इसी तरह से टारगेट्स भी उठाएंगे उसके, यानी वाई वैल्यूज भी उठा ली, दूसरी लाइन में ये वाई वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल, ये है हमारे पास पार्शियल ट्रेंड डेटा। इसको कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले अंदर आ जाए np डॉट कॉन्केटिनेट करा रहा हूँ 2 numpy एरेज को। ट्रेनिंग डेटा में से क्या बोला हमने कि भाई फ्रॉम वेरी स्टार्ट यानी 0 से लेके i मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल्स, ये क्या हो गया, 0 से 0 हो गया, ठीक है, कॉमा और i प्लस 1 यानी 1 से लेके 100 तक और उससे ऑनवर्ड। जरा समझ लीजिएगा कोड को कि यहाँ तो हमने क्या दिया, 0 ट्रेनिंग डेटा में से एक पोर्शन ये होगा, दूसरा पोर्शन 100 से लेके नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल्स यानी 100 से ऑनवर्ड, यानी एक पोर्शन हमने छोड़ दिया है। ऑनवर्ड के जितने पोर्शन है उन सबको उठा के किस में डाल दो, पार्शियल ट्रेंड डेटा में डाल दो। एक पोर्शन जो वैलिडेशन में डाला था उसके अलावा सारे पोर्शन जो है वो किस में डाल दो, पार्शियल इसमें डाल दो। सेम इसी तरह से टारगेट्स वैल्यूज उठा ली। ये एक दफा लूप चलेगा तो ये होगा, अगली दफा लूप चलेगा i की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी अब 100 से कहानी शुरू करो और 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 200। अगली दफा जो चंक बनेगा वैलिडेशन में वो चंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, उस डेटा में से 100 से लेके 200 तक का डेटा अब जो है वो वैलिडेशन में चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो बाकी चंक हैं, 3 चंक जो इसके अलावा बचेंगे, ये सेकंड चंक होगा, फर्स्ट चंक और थर्ड चंक जो है वो पार्शियल ट्रेंड में चला जाएगा। सो ऑन, ये लूप चलता रहेगा और जो हमारा वैलिडेशन चंक है वो शिफ्ट होता रहेगा 100 करके आगे, हर दफा बदलता रहेगा। मॉडल बिल्ड किया, मॉडल पे फिट चलाया, पार्शियल ट्रेन टारगेट्स दोनों दे दिए, इपॉक्स डिफाइन किए 100, बैच साइज सिंगल दिया, वर्बोस को 1 कर देंगे कैलकुलेशन नजर आएगी, 0 कर देंगे कैलकुलेशन नजर नहीं आएगी। इवेल्युएट करते हुए हमने क्या दे दिया है, वैलिडेशन डेटा और वैलिडेशन टारगेट। पिछली एग्जाम्पल के अंदर, लास्ट एग्जाम्पल जो हमने की थी उसके अंदर हमने फिट के अंदर ही इवेल्युएशन डेटा दिया था, वो भी कर सकते हैं, अलग से भी आप वैलिडेशन डाटा इवेल्युएट में दे सकते हैं। यहाँ अलग से इवेल्युएट कर लें या फिर आप उसको जो है वो फिट के अंदर ही इवेल्युएशन दे दें। इससे निकल के आपके पास 2 चीजें आएंगी इवेल्युएट से, वैलिडेशन मीन स्क्वायर्ड एरर की वैल्यू आएगी और वैलिडेशन मीन एब्सोल्यूट एरर की, यानी लॉस और एक्यूरेसी। और हमें मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, उसको हमने ऑल स्कोर्स की जो लिस्ट है वहां पर हम क्या करते जा रहे हैं, अपेंड कराते जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इस कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करता हूँ अपने पास ताकि जो है वो समझ में आए। ये मैंने डाटा अपलोड किया, छोटा सा डाटा सेट था, ट्रेनिंग डाटा, टेस्ट डाटा, उसकी वैल्यूज, प्रेडिक्टेड वाई वैल्यूज, उसके बाद हमने ये क्या कर लिया, यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, आपने नॉर्मलाइज कर लिया, मॉडल यहाँ पे फॉर्म किया है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे जो है वो के फोल्ड वैलिडेशन जो है वो चलाई है।
फिट चलाया है, इपॉक्स चलाया है, आपको जो है वर्बॉस 1 किया हुआ है, नजर आ रही है कैलकुलेशन। फोल्ड 0 पर ट्रेनिंग ले रहा है वो 100 इपॉक्स के बाद, जल्दी जल्दी खत्म हो रहे, फोल्ड 0 चल रहा है। ये हमारे पास फोल्ड 1 जो है वो शुरू हो गया। और ये हमारे पास इवैल्यूएशन का जो है वो रिजल्ट आ गया है फोल्ड 1 के बाद, ये वाला फोल्ड 0 के बाद लास्ट लाइन 4 of 4। अब इस तरह 4 1 चल रहा है, फोल्ड 1 इसका इवैल्यूएशन रिजल्ट भी आ गया। सर ये हमने 100 कहाँ पे अज्यूम किया है, जो 100 का फोल्ड होगा, एक फोल्ड 100 का होगा सर, वो सब दिखाइएगा जरा। अभी मैंने कैलकुलेशन स्क्रीन पे लिख के भी आपको दिखाई थी, ये सर वो तो ये यहाँ पे हमने टोटल डेटा हमारा कितना है 402 रिकॉर्ड्स। 402 को हमने डिवाइड किया के से, कितना जवाब आएगा 100 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि हमने डबल स्लैश लगाया हुआ है। तो ये ट्रेनिंग सैंपल्स अब कितने बन गए हमारे 100 बन गए, 100 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल्स जो है वो 100 हो गए। इपॉक्स कितने चलेंगे 100 चलेंगे, ठीक है। ये तो सर हम कम भी कर सकते हैं, कम से ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ ये कम या ज्यादा भी कर दें। यहाँ पर इपॉक्स का वेरिएबल यूज किया हुआ है, उसमें वैल्यू चेंज कर दें। अच्छा जी, ये हमारे पास चारों फोल्ड चल गया 0 1 2 3, और उसके बाद हमने ऑल स्कोर्स की मैट्रिक्स को निकाला। उसके अंदर ये 4 वैल्यूज जो हैं वो मीन एब्सोल्यूट एरर की जो है वो हमारे पास आई है, उसका मीन निकाल लो। हमारा एब्सोल्यूट एरर जो है वो 2.5 थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का जो है वो यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है। अच्छा ये सिंपली इसने रिग्रेट किया है। अभी आपको हो सकता है आउटपुट समझ में ना आ रहा होगी क्या वैल्यू आई है एब्सोल्यूट एरर में, यानी अगर वहां पर यूं समझ लें कि 100,000 थी तो उसने या तो 2.5 का एरर आ रहा है ना, या तो उसने 102.5 प्रेडिक्ट किया होगा उसको, या 97.5 जो है वो प्रेडिक्ट किया होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कुछ एडिशनल काम किया हुआ है, सेविंग द वैलिडेशन लॉग्स एट ईच फोल्ड। या वैलिडेशन का ग्राफ प्रिंट करना है, नंबर ऑफ इपॉक्स 500 चला दिए और फोल्ड वगैरह वैसे ही है, उसके अंदर वैल्यू ऑफ प्रोसेसिंग फोल्ड 1 और पूरा डाटा वैसे चलाया। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि बिल्ड मॉडल सब कुछ वैसे ही है, फिट मॉडल सब कुछ दिया। देखो यहाँ पर इवेल्युएट नहीं चलाया, यहाँ फिट के अंदर ही पार्शियल ट्रेन, पार्शियल डाटा और वैलिडेशन डाटा यहाँ हाथ के हाथ दे दिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही। इपॉक्स 500 सेट किए, बैच साइज वर्बोस 1। अब हिस्ट्री के वेरिएबल से, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में हिस्ट्री के वेरिएबल से वैल्यू उठाई थी, वो सारी वैल्यू उठाई एब्सोल्यूट हिस्ट्री और ऑल एम हिस्ट्री, उसको एक हिस्ट्री की डिक्शनरी में जो है वो डालते चले गए, जो यहाँ पर बनाई लिस्ट में डालते चले गए। उसके बाद क्या किया, यू कैन कंप्यूट एवरेज ऑफ पर इपॉक। पूरी जो आपके पास लिस्ट आई है उसका क्या निकाल लें आप, मीन निकाल लें। या मीन कैसे नहीं, फॉर जितने इपॉक्स थे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा हुआ है, जितने डबल आपके पास जो है ना फॉर लूप लगा हुआ है, ठीक है। सिंपल पाइथन है, फॉर लूप चलेगा। हिस्ट्री में से जो है ना एक फॉर लूप के ऊपर से सारी हिस्ट्री जो आई है उसका वो मीन निकालेगा। फिर दूसरे फॉर लूप
दूसरे इपॉक के पर 2 होगा, 100 500 चले तो पूरा रिकॉर्ड जो है, पूरा डाटा जो है वो यहाँ पर बनेगा। अच्छा, ये मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, आपने खुद समझना है क्योंकि सिंपल पाइथनिक कोड है। उसका ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ इस तरह से जो है वो आ रहा है। कोई सवाल इस मॉडल में और के फोल्ड के हवाले से पूछना है तो पूछ लें अभी। जी सर ये नीचे आइएगा जरा, जहाँ पे history.history लिखा है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। यहाँ पे जी यहाँ पे ये history.history क्यों लिखा सर? ये इसकी समझ नहीं आई। मतलब पिछली क्लास ली थी आपने? नहीं ली थी? ली थी सर, ली थी क्लास। पिछली क्लास में ये मैंने आपको समझाया था कि फिट मेथड जो है वो जो भी कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट में। नजर आया? हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल है हिस्ट्री, एक डिक्शनरी है। हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट में एक डिक्शनरी है हिस्ट्री। इस हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने उस डिक्शनरी को कॉल किया और साथ साथ क्या दे दी मैंने, उसके अंदर जो की मौजूद होगी, बहुत सारी कीज आ रही होंगी, ठीक है, बहुत सारी कीज आ रही होंगी, उसमें से इस की के अगेंस्ट जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी मैंने किस में डाल दी, उठा के MAE हिस्ट्री में डाल दी। याद आया या ले चलूं वापस? असल में बस एक बार प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लिया करो, अदरवाइज ये मसले जो है वो आते रहेंगे, भूल जाएंगे। ये हमारे पास देखो, ये हमने यहाँ चलाया था फिट, इसमें हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री की हमने यहाँ से क्या निकाली, history.history, इसने हमें डिक्शनरी रिटर्न कर दी। उस डिक्शनरी की कीज क्या क्या है, उसके अंदर ये की आ रही है, एक्यूरेसी की आ रही है, लॉस की आ रही है, वैलिडेशन एक्यूरेसी की आ रही है, वैलिडेशन लॉस। ये वही कीज हैं जो यहाँ नजर आती हैं कैलकुलेशन में। जब हम चलाते हैं स्क्रीन के ऊपर नजर आता है लॉस आ रहा है, वो आ रहा है। अब इसमें से कोई सी की का डाटा भी निकाल सकता हूँ, जैसे यहाँ से निकाला मैंने हिस्ट्री डिक्शनरी में से लॉस की जो की है उसके अगेंस्ट सारे लॉसेस इस वेरिएबल में डाल दो। वैलिडेशन लॉस की है उसके अगेंस्ट सारी वैल्यूज जो है वो वैलिडेशन लॉस वैल्यूज में डाल दो। उन वैल्यूज को यहाँ पर क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। यही काम वहां पर भी किया है। जब आप चलाएंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हुई? जी सर हो गई, गुड हो गया। अच्छा, ये इस चैप्टर की आखिरी एग्जाम्पल थी। ये आपको तीनों एग्जाम्पल लाजमी आज की डेट में कर लेनी है, क्योंकि कल जो है वो कोमल जो है ना आपके लिए बहुत सारे असाइनमेंट जो है वो पोस्ट कर देगी, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारे डेटा सेट्स होंगे, वो सारे आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ जो है ना सबमिट करवाने। तो अगर ये नहीं रन करेंगे तो वहां पर जो है ना मसला होगा, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, वो है फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग। हमारी माइट बी की जो अगली क्लास होगी वो आखिरी क्लास होगी। तो इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। 4 ब्रांचेस ऑफ मशीन लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है भाई? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग? Type of learning in which you have a label of data. A to B मैपिंग। A to B मैपिंग होती है सर। A to B मैपिंग होते हैं। हमारे पास डाटा भी मौजूद होता है, उनकी एनोटेशंस यानी उनके लेबल्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो सुपरवाइज लर्निंग का ही काम किया है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सिंटैक्स रिप्रेडिक्शन, सीक्वेंस जनरेशन, इमेज सेगमेंटेशन, ये सब सुपरवाइज लर्निंग है। रिग्रेशन की हमने, क्लासिफिकेशन की, ये सब सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? क्लासेस ना होगी, लेबल्स अननोन हो, लेकिन इसमें क्लस्टर्स बनते हैं सर। क्लस्टर्स बनते हैं इसके अंदर जो है ना क्लस्टर्स बनते हैं। और ये आमतौर पे हम डाटा विजुअलाइजेशन से पहले ये काम करते हैं, या यूं समझ लें कि ये एक, अगर कोई डाटा लेबलिंग करना चाह रहा है, क्लासिफिकेशन करना चाह रहा है और डाटा लेबल्ड नहीं है उसके पास, अब वो क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता, तो वो पहले अनसुपरवाइज लर्निंग लगा के क्लस्टर्स बनाता है,
ताकि एक जैसा डाटा जो है वो एक क्लस्टर में आ जाए, दूसरी टाइप का डाटा दूसरी क्लस्टर में आ जाए, जिससे एनोटेशन लगाना यानी लेबल्स को लगाना जो है वो उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, इस काम को डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी कहते हैं। डायमेंशनलिटी रिडक्शन के बारे में सुना है? जी सर, जिसमें आपके पास बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और आप उसमें सिमिलैरिटी की बेस पे कम करते हैं पीसीए की। हाँ, बहुत सारे, जब हमारे पास कॉलम बहुत सारे होते हैं तो अच्छा उसमें दो बातें आती हैं टेक्निकल तौर पे कि हमारे मॉडल का बेहतरीन परफॉर्म करना क्या किस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट है, क्या कॉलम के ज्यादा होने पर या रॉस के ज्यादा होने पर, यानी रिकॉर्ड के ज्यादा होने पर या फीचर्स के ज्यादा होने पर? तो वैसे दोनों ही ज्यादा सकती हैं, रिकॉर्ड्स की ज्यादा होने पर वेरी करता है। हाँ नहीं, रिकॉर्ड्स जितने ज्यादा होंगे यानी डाटा जितना ज्यादा होगा उतने हमारा मॉडल जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन फीचर्स अगर बहुत ज्यादा होंगे तो फिर हमारे मॉडल जो है ना वो उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस तो मैं नहीं कह सकता, ये कह सकता हूँ उसको लर्निंग के अंदर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। डायमेंशंस क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डायमेंशन के बारे में जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जब हमारे पास डायमेंशन क्या चीज होती है, किसी को मालूम है? व्हाट इज डायमेंशन? हमने पढ़ी है कॉलम फीचर जी, फीचर को कह सकते हैं हम डायमेंशन। कितने मतलब कितने रोज कितने कॉलम्स हैं? नहीं, हाँ ठीक है। और कितने डेप्थ्स मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं, सिंगल डायमेंशन भी हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशंस भी हो सकते हैं। जिस तरह मैट्रिक्स या टेंसर है वो हमारा 2 डायमेंशन होता है। निकाली थी वहां मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि हमारे पास जो टेंसर की डायमेंशन होती है वो उसके एक्सिस होते हैं। ठीक है, 2 एक्सिस है तो 2 डायमेंशन, 3 एक्सिस है तो 3 डायमेंशन, 4 एक्सिस है 4 डायमेंशन, याद है? लेकिन मेरे पास अगर एक डाटा है, ठीक है, और मैं उस डाटा में कह रहा हूँ मेरे पास एक एज का कॉलम है, ठीक है, एक क्वालिफिकेशन का कॉलम है, एक जेंडर का कॉलम है, ठीक है, एक मैरिटल स्टेटस का कॉलम है, ठीक है, एक जो है ना वो डिजीज का कॉलम है, ठीक है ना, एक जॉब का कॉलम है, एक हमारे पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, एक हमारे पास उसका एड्रेस है, एक हमारे पास उसके फ्रेंड्स का कॉलम है, एक पेरेंट्स का कॉलम है, ठीक है, एक स्पाउस का कॉलम है। अच्छा, जितने ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है। अच्छा, ये कॉलम है और ये सारा हमारे पास इसके अंदर ज़ाहिर मुख्तलिफ लोगों का जो है ना वो डाटा जो है वो इसी हिसाब से रॉस में जो है हमारे पास आता रहेगा। पहले एक बंदे का रिकॉर्ड, दूसरे बंदे का रिकॉर्ड, तीसरे बंदे का रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, इस तरह देखूं तो ये हमारे पास क्या है, 2D टेंसर है। लेकिन ये बात मुझे मालूम है कि मेरा जो डाटा है वो इसमें से निकल के मॉडल में एज अ वेक्टर जाएगा, ऐसे ही वेक्टर के तौर पे फीड हो जाएगा, ठीक है। अब वेक्टर के तौर पे फीड हो जाएगा तो भाई ये जो है ये एक वेक्टर हो गया, एक मेरे 2D मैट्रिक्स की एक रॉ जो है वो मेरे पास क्या बन गई, एक वेक्टर बन गई, ठीक है, इट्स अ वेक्टर। अच्छा, वेक्टर के केस में इसकी डायमेंशनलिटी कितनी है? मैंने कहा था जितने वेक्टर के अंदर मेंबर्स होंगे उतने उसकी डायमेंशन होती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा वेक्टर जो है वो 11 डायमेंशनल है। कितने डायमेंशन? 11th डायमेंशनल वेक्टर। जिस तरह भी हमने वन हॉट इनकोडिंग में कहा
कि हमारा एक वेक्टर बनेगा जो 1000 डायमेंशनल होगा, 10,000 डायमेंशनल होगा। तो इस वक्त हमारा वेक्टर जो है वो 11 डायमेंशनल है। तो ये 11 डायमेंशनल होना ये बता रहा है कि मेरे डेटा की डायमेंशनलिटी कितनी है। बात समझ आ रही है? मेरा डेटा जो है वो कितने डायमेंशनल हो गया, जो नेटवर्क में जा रहा है वो 11 डायमेंशनल हो गया। तो ये डायमेंशनलिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, मॉडल को उतनी ज्यादा लर्निंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ये अब सवाल पूछें क्यों सर, ऐसा क्यों, कोई पूछेगा? पूछ लो भाई। क्यों क्यों सर क्यों? हाँ, ये पूछते नहीं ना क्यों। अच्छा क्यों, अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ मिसाल देके कि डायमेंशनलिटी ज्यादा होना नुकसानदेह क्यों होता है। फाद भाई, फाद है, चले गए? जी सर। फाद तुम्हारी शादी हो गई? जी सर, जी सर। फाद तुम्हारी शादी हो गई? साहब करवा दे। अच्छा, अभी इसका मतलब नहीं हुई ना अभी। अच्छा देखो, अब फाद से अपनी दोस्ती है ना, तो फाद के ऊपर हम कुछ भी कह सकते हैं ना, किसी और को तो नहीं कह सकते भाई, बुरा मान जाए। अच्छा, अब फहद को जो है ना, अब फहद के साथ मसला क्या है, फहद को जो है ना वो लड़की ढूंढनी है अपनी शादी के लिए। अब फहद ने जो है ना खूबियों की एक लंबी लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। फहद क्या क्या खूबियां होनी चाहिए वैसे? एजुकेटेड होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और बाल बड़े लंबे होने चाहिए, ठीक है ना, आवाज बड़ी सुरीली होनी चाहिए, खाना जबरदस्त पकाना आना चाहिए, नमाजी परहेजगार भी होनी चाहिए, हैं, खिदमत गुजार भी होनी चाहिए। अच्छा, एक लंबी लिस्ट लड़की होनी चाहिए। अच्छा, लंबी लिस्ट है। अब मसला ये कि लिस्ट जितनी लंबी होती जाएगी, ठीक है, उतनी ऐसी खातून मिलना जो है वो इनको क्या हो जाएगी, मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। ऐसा है नहीं है? मुश्किल हो जाएगा सर। मुश्किल हो जाएगा ना कि सारी चीजों को एक साथ यकजा करना जो है, मिल भी सकता है लेकिन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अच्छा, 3-4 साल तो लग जाएंगे सर ऐसी ढूंढते हुए फिर। हाँ, इसमें जो है ना, मुझे जो है ना वो हमेशा बात याद आती है मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की। उनकी मैं किताब पढ़ रहा था, वो बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने कहा भाई, एक वो मास्टर साहब होते हैं ना कि उनको शादी करनी होती है, 24-25 साल उनकी उम्र होती है, वो कहते हैं बड़ी उनकी फात की तरह वो भी लंबी लिस्ट बना लेते हैं। अब 1 साल तक जो है ना वो ढूंढते रहते हैं, और आखिर 1 साल हो जाता है उनको लड़की नहीं मिलती। वो कहते चलो मैं एक खूबी जो है ना क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। अब वो एक खूबी कम करके फिर ढूंढना शुरू करते हैं, 1 साल और गुजर जाता है, फिर वो एक और जो है ना खूबी जो है ना जो उनको तलाश होती है वो कम कर देते हैं। ऐसे करते करते जो है ना वो उनकी उम्र जो है ना वो 45-50 साल हो जाती है, और शादी फिर भी नहीं हो पाती। तो 50 साल के बाद जो एक ही खूबी रह जाती है, वो लड़की होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मसला यही है कि जितनी ज्यादा आपकी डायमेंशनलिटी ऑफ वेक्टर जो है वो बढ़ता चला जाएगा ना, बढ़ता चला जाएगा। हाँ, मॉडल को भी जो है ना क्या हो जाएगी भाई, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्स समझते हैं? कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, जी, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी एक टॉपिक है ये पूरा, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, कि ये डायमेंशनलिटी का ज्यादा होना इट्स अ कर्स फॉर मॉडल। कर्स आमतौर पे कहते हैं एक बुरी बात है, यूं समझ ले, वो इसका उर्दू में क्या वर्ड कहेंगे, किसी को मालूम है? लानत है, फिटकार। हाँ, फिटकार है, एक फिटकार डायमेंशनलिटी की एक जो है ना लानत है, फिटकार है, ठीक है। तो हमें क्या करनी होती है, हमें अपने मॉडल से डायमेंशनलिटी को कर्स से निकालना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब हम फीचर इंजीनियरिंग नहीं करते मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर फीचर इंजीनियरिंग का सेक्शन खत्म हो गया है। हमारा नेटवर्क खुद ही फीचर्स को ड्रॉप आउट कर देता है, इररिलेवेंट फीचर्स को ड्रॉप कर देता है, तो हमें नहीं करना पड़ता। वरना पहले हमें हर फीचर को स्टडी करना पड़ता था,
हर फीचर्स के दरमियान रिलेशनशिप्स स्टडी करने पड़ते थे और उन फीचर्स को कम करना पड़ता था खुद ही, ताकि डायमेंशनल जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। खैर, ये बात चली थी यहाँ से डायमेंशनलिटी रिडक्शन से। एंड क्लस्टरिंग आर वेल नोन कैटेगरीज ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो डायमेंशनलिटी रिडक्शन के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल होती है। सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये बाज लोग इसको एक लर्निंग का मशीन लर्निंग का एक पार्ट कहते हैं, बाज लोग नहीं भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ना पूरा डेटा सुपरवाइज वाला होता है, ना पूरा डेटा जो है अनसुपरवाइज होता है, दरमियान में होता है। यानी एल्गोरिदम खुद ही अपने लेबल लगा लेते हैं, खुद ही लेबल लगा लेते हैं। ऑटो इनकोडर्स एक टॉपिक है मशीन लर्निंग का, वो कभी आप पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है ना समझ में आएगा कि कैसे लेबल्स जो है ना वो खुद इंप्लीमेंट हो जाते हैं ऑटो इनकोडर्स के थ्रू। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो टाइप ऑफ लर्निंग है। किसी को मालूम है क्या होती है? रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग होती है। इसमें अगर आप सही गेस करते हो तो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, गलत गेस करते हो तो आपको पेनल्टीज मिलते हैं। उसे मशीन सीखता है खुद, बैक एक्सपीरियंस से सीखता है सर खुद ही। हाँ, इसको यूं समझ लें कि ये रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग होती है। अब ये रिवॉर्ड बेस्ड कह देने से सबको समझ में नहीं आएगी व्हाट इज रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग, ठीक है। और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए होता ये है कि इस सबसे पहला इसका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है। बैकग्राउंड ये होता है कि भाई ये इसके हम इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग उस वक्त इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमारे पास ना हमें डाटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, ना उसके लेबल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन। देखो, सुपरवाइज लर्निंग में डाटा और लेबल हमें दोनों मालूम थे। अनसुपरवाइज लर्निंग में एटलीस्ट हमें मालूम था डाटा इज व्हाट अबाउट डाटा, कि डाटा है किस बारे में, लेबल्स क्या है हम नहीं मालूम, कोई बात नहीं। लेकिन ये मालूम है कि डाटा स्टॉक का है, ये मालूम है कि डाटा वेदर प्रेडिक्शंस का है, ये मालूम है कि डाटा स्टूडेंट्स का है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जिसके अंदर हमें कुछ भी मालूम नहीं होता कि हम जो है ना वो क्या करने जा रहे हैं। तो मॉडल जो है वो हम ऐसा रेडी करते हैं जो खुद ही उस जगह पे जाता है, यानी उस इन्वायरमेंट में जाता है और खुद ही सीख कर आता है कि व्हाट इज दिस ऑल डाटा अबाउट, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। ये मॉडल जो है वो खुद ही लर्निंग करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप किसी नई जगह पे जाएं। जैसे मैं एक आमतौर पे एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई पहली दफा अगर किसी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, वो पहली दफा यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो उसको नहीं मालूम कि उसका डिपार्टमेंट कहाँ है, उसको नहीं मालूम ऑफिस कहाँ है, उसको नहीं मालूम फॉर्म कहाँ जमा होगा, सारी जगह होगी। लेकिन वो उसको ये भी नहीं मालूम कि यूनिवर्सिटी है कहाँ। वो क्या करता है जी, वो पहले लर्निंग करता है, मैप से निकालता है, करता है, यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। अभी नहीं मालूम यूनिवर्सिटी का एंट्री गेट कौन सा है। वो जाता है गेट पे, देखता है कि यार सारे बच्चे यहीं से जा रहे हैं। क्या करता है? देखता है कि सारे बच्चे यहीं से जा रहे हैं। वो जाता है गेट के ऊपर, और गेट के ऊपर जाने वो भी घुसने की कोशिश करता है। अब वहां जो आपके पास गेटमैन खड़ा होता है वो उसको भगा देता है। कहता भाई कहाँ जा रहे हो? कहता भाई यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ एडमिशन लेने। कहता भाई यहाँ से तो वो बच्चे जाते हैं जिनका एडमिशन हुआ है, तुम्हें वो फला गेट पे जाना पड़ेगा, वहां से फॉर्म लेना पड़ेगा, फिर एडमिशन होगा, फिर यहाँ से आ सकते हो। तो अब ये क्या हुआ, उसने एक स्टेप लिया। स्टेप लेने के बाद उसका जो रिवार्ड आया वो नेगेटिव आया। उससे उसने लेकिन लर्न कर लिया कि दिस गेट इज नॉट फॉर दी नॉन स्टूडेंट्स, ये गेट स्टूडेंट्स के लिए। लर्निंग हो गई उसकी। वो पहले नहीं जानता था, लेकिन उस एनवायरनमेंट में पहुंच के उसने ये बात जान ली। अच्छा जी, वो चला गया वहां पर काउंटर पे, चला गया लाइन में लगा रहा, बहुत लंबी लाइन लगी रही। थोड़ी देर बाद नंबर आ गया, भाई एडमिशन का फॉर्म दे दो। काउंटर पे गया, उसने कहा एडमिशन का फॉर्म दे। उसने कहा यहाँ एडमिशन का फॉर्म तो मिलते हैं, यहाँ तो फीस जमा हो रही है। लो जी, ये भी स्टेप लिया उसने, नंबर आया, लेकिन रिवॉर्ड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया कि लेकिन अब उसको पता चल गया कि ये लाइन जो है वो फॉर्म की नहीं है, बल्कि वो दूसरी लाइन होगी। वो दूसरी लाइन में लग गया, वहां से फॉर्म मिल भी गया। चलो जी, समझ में आ गई इसको। अब ये बात, इस इन्वायरमेंट को भी लर्न कर लिया कि ये वाली विंडो जो है ये फॉर्म सबमिशन की है, ये वाली विंडो जो है वो फीस सबमिशन की है। समझ रहे बात? तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मॉडल जो है वो रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग जो है वो करता रहता है इन्वायरमेंट में जाके। ठीक है, सही स्टेप्स गलत स्टेप्स लेता रहता है। ये बाद में बदलता है, स्टेप्स लेने के बाद उसको अंदाजा होता है। लेकिन जो गलती एक बार पहले कर चुका है उसको रिपीट नहीं करता, क्योंकि उसको उस चीज की नॉलेज जो है वो हो जाती है। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। कोई मसला तो नहीं इसमें? नहीं सर, जैसा कि हम कहीं जाते हैं तो आगे से एक रास्ता जाते हैं तो आगे से रास्ता बंद होता है, कोई हम अपनी डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं,
तो दूसरा रास्ता लेते हैं लेफ्ट साइड पे, वो आगे चला जाता है, फिर हम लेफ्ट साइड पे मुड़ते हैं तो चला जाता है, तो हमें पता चलता है कि ये डायरेक्शन ठीक है, हम जा रहे हैं। फिर जहाँ हाँ कहीं बिल्कुल, रास्ता हाँ बंद होता ये है भी तो हम टर्न हो जाते हैं। ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल है कि आप रोजाना एक राउट से जो है ना अपने यूनिवर्सिटी ऑफिस जाते हैं, पहला जी वहाँ ट्रैफिक जैम हो गया, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करते हैं, आप फौरन आपने अपनी मोटरसाइकिल जो है ना फुटपाथ के ऊपर से कुदाई और सामने गली में घुस गए, ऐसे ही होता है ना। तो अब क्या हुआ, अब आपने उस रास्ते पे आप कभी गए नहीं है, लेकिन आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं, ये करते रहते हैं, कभी आप रॉन्ग साइड चले जाते हैं, कभी आप सीधे चले जाते हैं, लेकिन आखिरकार आप उस एनवायरनमेंट को सीखते 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 किसी नई सड़क के ऊपर जो है वो मेन सड़क पे निकल आते हैं, जो आपको वापस अपने रास्ते पे ले आती है। तो ये क्या होता है, इन्वायरमेंट में उधर आप कभी नहीं गए थे, आपको उस इलाके के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब आप अंदर आप ट्रैवल करते रहे तो आपको खासी इन्फॉर्मेशन जमा हो गई और रास्ते भी जो है ना पता चल गए और आपने अपना जो है ना टास्क परफॉर्म कर लिया। और ये माइट भी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी गली में घुस जाएं जो आगे से बंद हो, ये भी हो सकता है आपको वापस पलटना पड़ जाए। तो ये लर्निंग जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जाकर जो है वो होती है। इसके अंदर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ग्लोसरी, कि वहां हमने क्या इसके अंदर जी एक क्वेश्चन है सर, इसमें मॉडल को सर देखें सर, मॉडल जो है मुख्तलिफ ट्रायल कर रहा है, ठीक है, और हिट एंड ट्रायल जैसे होता है, हाँ लेकिन हाँ मॉडल को ये कैसे पता है कि मेरा फाइनल टारगेट, जैसे आपने बताया कि भाई ये जो है यानी सेल्फ लर्निंग मॉडल है, लेकिन उसको ये कैसे पता चलेगा कि मेरा जो फाइनल टारगेट है वो क्या है, ठीक है। नहीं, जब टारगेट तक वारगेट नहीं होगा, वो जाएगा कुछ ना कुछ लर्न करके आ जाएगा, आपको बता देगा मैंने ये फाइंडिंग्स करी है। अच्छा समझ रहे, मैंने ये फाइंडिंग्स करी है, ठीक है, बस ये डाटा कुछ होगा और उसके ऊपर हमने मॉडल चला देना है और वो खुद ब खुद हम learn डाटा ऐसा होगा कि यार ये मुझे किसी ने क्या किया, यूएसबी में ला के दिया, ये लो डाटा है ना, मुझे ये बता रहा कि डाटा किस चीज का है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये क्या करना है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं मालूम, तो बस डाटा है ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब मैं क्या करूं, उस डाटा का नंबर ही नंबर नजर आ रहे हैं, ना कॉलम के नाम लिखे हुए ना कुछ नहीं, पर कॉलम बने हुए और नंबर ही नंबर लिखे हैं, बहुत सारे कॉलम है, बहुत सारे रिकॉर्ड है, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग कि भाई क्या वैल्यूज हैं, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, डेसिमल में लिखे हैं, इंटीजर में लिखे हैं, क्या नंबर क्या है कुछ पता ही नहीं है। तो मैं एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल में आऊंगा, वो डाटा उसको झोंक दूंगा, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल जो है ना वो डाटा के अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना वो सीख के आके मुझे जो है वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। सर एक सर उसमें छोटा हो सकता क्वेश्चन है सर, जी ये सर रीइंफोर्समेंट वाला जो है, ये इसकी कैटेगरी जो या जो ब्रांच है, ये सर बाद में ये जनरेट हुई है, क्रिएट हुई है, ये इसकी जो है रिसर्च इस पे बाद में हुई है, या ये कब से ये स्टार्ट अभी हुई है? नहीं, ये अभी चल रही है, लेकिन इसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना बहुत कम मार्केट में आ रही है, साइंटिस्ट अभी इस पर लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये काम हो जाता है, ये रिइंफोर्समेंट लर्निंग के जो मॉडल हैं और जो एल्गोरिदम्स हैं ये बेहतरीन रिजल्ट दे देते हैं, तो आप अज्यूम करेंगे ये बहुत बड़ा जो है ना वो एक ब्लास्ट हो जाएगा दुनिया के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि कायनात के अंदर और हमारे पास जो हमारा ह्यूमन क्रिएटेड जो जनरेटेड डाटा है उसके अंदर 99% डाटा ऐसा है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये है क्या। और अगर ऐसे मॉडल्स बन जाएं जो इस चीजें लाके हमें एक्सप्लेन कर सकें, तो फिर तो आप समझ लें कि पता नहीं क्या कुछ बना डालेंगे। वही ना सर, ये एक 2005 में एक बुक लिखी थी, पीएचडी हैं अपने डॉक्टर अलवी साहब है ना, जफर अलवी, तो जी उन्होंने ना सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज उसमें ब्रीफ किया था, लेकिन जो है ना ये रीइंफोर्समेंट उसमें नहीं था। देखो आर्टिफिशियल ऊपर इंटेलिजेंस इन्होंने भी ऊपर ये लिखा है कि लॉन्ग ओवरलुक्ड, इसको क्या कर दिया है, बहुत अरसे से छोड़ा हुआ है, ओवरलुक किया गया। दिस ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग रिसेंटली स्टार्ट टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन, अब इसको जो अटेंशन मिलना शुरू हुई है आफ्टर गूगल डीप माइंड सक्सेसफुली अप्लाइड लर्निंग टू प्ले अटारी गेम्स, कि अब उसने गेम्स खेलना शुरू कर दिए। कि अब गेम में क्या होता है, जब आप पहली दफा गेम खेलते हैं तो आपको नहीं पता अगली विंडो पे क्या होने वाला है, तो उसी तरह वो गेम खेल खेल के वो सीख जाता है कि आगे क्या क्या हो रहा है। तो सर रोबोट्स भी फिर ऐसे, जी मैंने कहा सर फिर रोबोट्स भी ऐसे ही लर्निंग करते हैं? अच्छा, जी वो सर ने रोबोट्स एग्जांपल दिए ना नहीं, कि जब ये वाला रोबोटिक्स जो है ना, नहीं मैं एक बात बताता हूँ, इनकी बात की रोबोट वाली जो बात है ना, तो रोबोट जो है ना डीप मशीन लर्निंग से पहले जो रोबोटिक इंजीनियरिंग है वो सेल्फ लर्निंग वाली इंजीनियरिंग वो सिर्फ काम करती थी पुरानी वाली क्लासिकल अप्रोच के ऊपर,
सेंसर बेस्ड काम करती थी, सेंस करके काम करता, आगे कोई रुकावट आगे सेंस कर ली उसने, वो रुक गया, या लेफ्ट या राइट हो जाएगा, ठीक है। वो ऑटो लर्निंग वाली नहीं थी, सेल्फ लर्निंग नहीं थी उसके अंदर। अब जो चीजें आ रही हैं जिसमें रोबोट बात कर रहा है, देख रहा है, बंदों को पहचान रहा है, ठीक है ना, ये वाली जो है ना वो अब मशीन लर्निंग बेस्ड है। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पर। इनपुट, आउटपुट, प्रेडिक्ट क्या होता है, टारगेट, ट्रुथ क्या होते हैं, प्रेडिक्शन और एरर, लॉस वैल्यू, क्लासेस क्या है, लेबल क्या है, ग्राउंड ट्रुथ क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या है, मल्टी क्लासिफिकेशन क्या है, मल्टी क्लास लेबल क्या है, स्केलर रिग्रेशन क्या है, वेक्टर रिग्रेशन क्या है। स्केलर रिग्रेशन तो हमने परफॉर्म करी है। अ टास्क वेयर द टारगेट इज कंटिन्यूड स्केलर वैल्यू, प्रेडिक्टिंग द हाउस प्राइस इज अ गुड एग्जांपल। वेक्टर रिग्रेशन क्या चीज होती है? अ टास्क वेयर द टारगेट इज सेट ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यूज, फॉर एग्जांपल अ कंटिन्यूअस वेक्टर इफ यू आर यूजिंग रिग्रेशन अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज सच एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाउंडिंग बॉक्स एंड इमेज व्हेन यू आर डूइंग अ वेक्टर रिग्रेशन। देखो वेक्टर रिग्रेशन समझाता हूं मैं पहले क्योंकि एक नई बात है इसके अंदर। देखो हमारे पास जो है मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहा था, लेकिन मुझसे हो नहीं सका था वो उन दिनों, फिर मैंने दोबारा किया भी नहीं उसके ऊपर। वो क्या था, ओहो, देखो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमने हाउसिंग प्राइस वाली जो एग्जांपल की उसके अंदर हमने क्या देखा, चलो मुझे कोई डाटा सेट मिल जाए। जैसे हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है, अभी कोई भी डाटा है, अभी हम आमतौर पे क्या करते हैं कि ये बाकी सारे कॉलम्स जो है हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इनपुट बन जाते हैं। बाकी सारे कॉलम इनपुट बन जाते हैं और एक कॉलम जो है हमारा क्या बन जाता है, आउटपुट बन जाता है। ऐसा ही है जी सर। यानी हम क्या करते हैं, x इनपुट डालते हैं, हमारे पास y क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। x हमारे पास बहुत सारे भी हो सकते हैं, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा आउटपुट जो है वो एक है, यानी मैं इसको कह सकता हूं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है अभी, वो प्रॉब्लम जो है हमारा, वो अभी तक जो हमने देखा है वो कि हमने कहा है 1 to 1, यानी एक वेरिएबल से क्या कर लिया जाए, एक वेरिएबल जो प्रिडिक्ट कर लिया है, x इनपुट डालूं और उससे क्या निकला है, y निकला है। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास होता है मैनी टू 1, कि मैं बहुत सारे इनपुट डालूं, x1, x2, x3, x4, ठीक है, और उससे हमारे पास एक आउटपुट है वो आ जाए y के इनपुट में। ये जो हमारा ये वाला प्रॉब्लम है, ये वाला जो हमने लिखा है, ये हमारे पास कहलाता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है ना वो कर दी। और ये वाला जो हमारे पास है ये कहलाता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जिसके अंदर इनपुट डाटा जो है वो क्या है, बहुत सारा है, लेकिन आउटपुट डाटा जो है वो एक है y। अच्छा, हमारे पास तीसरी टाइप होगी, तीसरी टाइप में क्या है, ये होगी मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी ये हमारे पास कहलाता है वेक्टर रिग्रेशन। अच्छा, मैनी टू मैनी में अब क्या होगा, मैनी टू मैनी में ये होगा, इधर आ जाता हूं कि भाई ये मेरा डाटा है, मेरे पास जो है वो मुख्तलिफ कॉलम्स हैं और ये उनके जो है ना रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब मैं इसको कह रहा हूं कि ये
फॉर एग्जाम्पल मैं जो काम कर रहा था वो करना चाह रहा था कि मैं बहुत सारे ग्रोसरी आइटम्स हैं जो रोजाना या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो है ना परचेज किए जाते हैं घर के अंदर। जी फॉर एग्जाम्पल जो है ना वो साबुन खरीदा जाता है, ठीक है ना, चावल खरीदे जाते हैं, चीनी ठीक है, खरीदा, चीनी खरीदी जाती है, ठीक है, चाय और क्या खरीदा जाता है? टी सर, चाय खरीदी जाती है, जी और बच्चे हैं तो पैम्पर्स खरीदे जाते हैं, सर मिल्क खरीदा जाता है, ठीक है, और बताओ भी 2-3 आइटम। ऑयल सर, घी, ऑयल खरीदा जाता है, ठीक है, और ब्रेड कर लें, ब्रेड, एग्स, अंडे सर। इस तरह से ये मेरे पास क्वांटिटीज होंगी सबकी ना, ये मेरे कॉलम के नाम है और इनकी कोई ना कोई जो है ना क्या होगी, क्वांटिटी होगी। तो मैं क्या करूंगा भाई, केजीज में या उसमें किसी भी यूनिट के अंदर क्वांटिटी हो। अब मुझे 10 तारीख को प्रेडिक्ट करना है कि मैं कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में खरीदूंगा। जी सर। क्या कह रहा हूँ, 9 तारीख तक तो मैंने ये चीजें इतनी इतनी क्वांटिटी में खरीदी थी, 10 तारीख को मेरा यूजर जो है वो क्या खरीदेगा कितनी क्वांटिटी में। आ रही बात समझ में? अब मैं एक चीज प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, अब आई एम प्रिडिक्टिंग मल्टीपल कॉलम्स। सोप का कॉलम भी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कितना, राइस का कॉलम भी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कितना, शुगर का कॉलम भी, टी का कॉलम भी, पैम्पर्स का कॉलम भी, दूध का कॉलम भी, ऑयल का कॉलम भी और गोश्त का कॉलम भी। समझ में आ रही बात? तो अब जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो एक सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि एक पूरा वेक्टर है, वो एक पूरा वेक्टर है। आमतौर पे ये काम होता है टाइम सीरीज के डेटा में, ठीक है, कि मैंने एक इस कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हुए, मैंने जो है वो इन 7 कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन 7 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है और ये इन कंपनीज का प्रीवियस डाटा है एंड आई वांट टू नो कि कल की डेट में मेरी हर कंपनी के स्टॉक्स की क्या पोजीशन होगी। जी सर। ठीक है, इट्स अ टाइम सीरीज डाटा जिसके अंदर एक तीसरा फैक्टर होता है दैट इज टाइम जो इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये हम करेंगे इंशाल्लाह 6th चैप्टर के अंदर, आरएनएन नेटवर्क से करेंगे इसको, टाइम सीरीज डाटा को। तो ये जो काम यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है, मैंने इतनी लंबी बात इसलिए करी है, वेक्टर रिग्रेशन, a task where the target is not a set of continuous values, for example continuous vector. If you are doing regression against multiple values such as coordinates of bounding box in an image, एक इमेज के बॉन्डिंग बॉक्स निकाल लें, उसमें भी 4 वैल्यू आएंगी कि बॉक्स जो है वो 4 कॉर्नर से बना होता है, देन यू आर डूइंग वेक्टर रिग्रेशन। बैच के बारे में हमें मालूम है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, इवेल्युएटिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स के, मशीन लर्निंग मॉडल्स को इवेल्युएट करना, ये हमने इवेल्युएट चला के तो देखा है, अब कुछ थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू जो है वो इवेल्युएशन के हवाले से जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो भाई इन जो हमने प्रीवियस 3 एग्जांपल्स की हैं, हमने ट्रेनिंग डाटा, वी स्प्लिट डाटा इनटू ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट एंड टेस्ट सेट। ठीक है, द रीजन not to evaluate the models on the same data they were trained on, वजह कि हमने मॉडल्स को सेम डाटा पे इवेलुएट नहीं किया, उसी डाटा पे जिस पे ट्रेन किया, क्विकली बिकम एविडेंट, जल्द ही हमें ये बात साबित हो गई। क्यों साबित हो गई? कि आफ्टर जस्ट अ फ्यू इपॉक्स, कि चंद इपॉक चलने के बाद ऑल 3 मॉडल्स बिगेन टू ओवरफिट, हर मॉडल क्या हो गया? ओवरफिट होना शुरू हो गया। ठीक है, दैट इज देयर परफॉर्मेंस ऑन नेवर बिफोर सीन डाटा स्टार्टेड स्टाइलिंग, कि उन मॉडल्स की परफॉर्मेंस जो है वो नए डाटा पे
स्टैल होना शुरू हो गई, यानी गिरना शुरू हो गई। इसी को ओवरफिट कहते हैं। कंपेयर टू देयर परफॉर्मेंस ऑन ट्रेनिंग डेटा विच ऑलवेज इम्प्रूव्स एज द ट्रेनिंग प्रोग्रेस। कि ट्रेनिंग डेटा के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो जब कंपेयर की तो हमें नजर आता है कि ट्रेनिंग डेटा में हमेशा बढ़ती है। इन मशीन लर्निंग द गोल इज टू अचीव मॉडल्स दैट जनरलाइज। हम मशीन लर्निंग के अंदर हमारा मकसद क्या होता है कि हम ऐसा मॉडल जो है वो बनाएं जो जनरलाइज हो। जनरलाइज का क्या मतलब है, कोई समझ सकता है? जनरलाइज मॉडल जो है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम जनरलाइज मॉडल जो है वो बनाएं किसी भी तरह। हाँ भाई, जो स्पेसिफिक ना हो सर, किसी एक काम के लिए। हाँ, जो नहीं एक काम के लिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। देखो समझाता हूँ मैं। हमारे पास, अब मेरी बात जरा गौर सुनिएगा, हमारे पास जो है ना, हम ये क्यों कहते हैं कि मशीन लर्निंग में डाटा ज्यादा होना चाहिए? भाई मैंने अपने मॉडल को ट्रेन करना है कैट एंड डॉग क्लासिफाई करने के लिए, कि जब भी वो कैट को देखे तो आइडेंटिफाई कर ले कि वो कैट है, जब भी वो डॉग को देखे तो आइडेंटिफाई कर ले कि ये डॉग है। हम बहुत सारी इमेजेस क्यों लेते हैं? देखो मेरे पास अगर एक ही इमेज होगी, वही इमेज में 100 बार या 1000 बार अपने मॉडल को दिखा दूं, उसी इमेज की कॉपी बना बना के रख दूं डेटा सेट के अंदर, वही वही बार बार दिखाता रहूं, तो मेरा मॉडल जो है उसकी लर्निंग उसी एक इमेज के ऊपर हो जाएगी, एक तस्वीर के ऊपर हो जाएगी। अच्छा, अब वो क्या होगा, वो जनरलाइज नहीं होगा बल्कि वो स्पेसिफिक हो जाएगा। वो उसकी लर्निंग ऐसी हो जाएगी कि शायद यही एक तस्वीर है जो कैट होती है। अब मैं उसे कैट की कोई और तस्वीर दिखाऊंगा तो वो उसको कैट नहीं बोलेगा, ठीक है? वो उसको कैट जो है वो नहीं बोलेगा। जिस तरह आज की दूसरी मिसाल यूं होती है कि भाई मैं मेल फीमेल क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, मेल के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने एक ऐसा मेल दिखा दिया है जिसके बाल भी हैं, दाढ़ी भी है, कद काट भी सही है, तस्वीर दिखा रहा हूँ उसको। अच्छा, मैंने क्या किया, यही मेल या सारे ऐसे मेल्स की तस्वीर दिखाई जिनके बाल हैं। अब कोई ऐसा मेल आ गया जिसके बाल नहीं है, गंजा है वो, मेरा मॉडल फेल हो जाएगा, उसको मेल नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने उसकी ट्रेनिंग में हमेशा उसको ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जिसके अंदर सारे मेल्स के क्या होते हैं, बाल होते हैं, तो वो स्पेसिफिक हो गया इन फीचर्स के ऊपर। तो अब मुझे जनरलाइज करना है तो मुझे हर तरह के मेल्स जो है ना वो रखने पड़ेंगे अपने डेटा सेट के अंदर, ताकि जनरल ट्रेनिंग हो उसकी कि हाँ यार ये भी मेल हो सकता है, ये भी मेल हो सकता है। ये ना हो कि यही मेल होता है, ये जो टर्म में कह रहा हूँ यही मेल होता है, ये स्पेसिफिक है, और ये भी मेल हो सकता है, ये जनरलाइज मॉडल है। कोई सवाल इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि वैरायटी ऑफ डेटा दें ताकि वो जनरलाइज की तरफ जाए। यस सर, इस तरह तो द फैक्ट कोई आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज आ जाएगी, जैसे आपने एक एग्जांपल दी थी कि एक नया कैट आ जाएगा, तो फिर उस मॉडल के लिए फिर उसी पे फिर दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा या नए, मतलब नहीं उसके नहीं साथ नहीं जो नहीं 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 देखें उसमें होगा ये। आपका सवाल बड़ा जबरदस्त सवाल है, ठीक है ना? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सवाल कोई पूछे कि भाई अगर मैं, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी और तरह का मेल आ गया जिसके आधे बाल हैं आधे नहीं है, तो वो तो फेल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बालों पे डिसीजन तो नहीं हो रहा ना, बाल तो एक फीचर है ना, मैं तो एग्जाम्पल देने के समझाया है। या कैट जो है वो कैट के अंदर और भी तो फीचर है ना जिसकी बिहाफ पर वो जनरल डिसीजन ले रहा है ना। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि भाई बालों वाला मेल आ रहा है, तो अब वो बगैर बालों वाला आ गया, तो ये एक ऐसा फीचर है जो बड़ा डायरेक्ट फीचर होता है। यानी अगर आप सर अभी मैंने कैट देखी ये सर, जो डॉग और कैट की क्रॉस होती है सर, वो किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे इसको? देखें उसके लिए फिर उसके लिए आपको जो है ना प्रॉपर जो है ना उसको उस तरह का डाटा देके ट्रेनिंग कराना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब अभी हमने वो एग्जाम्पल की नहीं है, वो एग्जाम्पल कहलाती है मल्टी क्लास, सुनिएगा मेरी बात, मल्टी क्लास मल्टी लेबल, मल्टी क्लास मल्टी लेबल। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ही बंदा होता है,
उस पर 2 लेबल लग सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो लेक्चर भी देता हूँ और मैं वहां पर अपना पीएचडी भी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं अब यूनिवर्सिटी की डेटाबेस में मैं एज अ स्टूडेंट भी इनरोल्ड हूँ और यूनिवर्सिटी की डेटाबेस में मैं एज अ टीचर भी इनरोल्ड हूँ। जी, और इसमें सर टीचर भी ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हाँ, अब उसमें देखें, अब क्योंकि हमारी क्लासेस जो है वो 2 हैं स्टूडेंट, हमने अपने जो मॉडल बनाया है वो कैमरा यूनिवर्सिटी गेट पे लगा हुआ है, वो बंदा क्लासीफाई कर लेगा देखते ही कि स्टूडेंट है या टीचर है। अब वो मेरे केस में क्या करेगा, मेरे केस में वो दोनों लेबल देगा मुझे, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं मल्टी क्लास मल्टी लेबल, कि आपके पास ऐसा डाटा हो सकता है जो दोनों फीचर रखता हो या आपकी बॉस एक से ज्यादा क्लासेस के अंदर लाए कर रहा हो। तो खैर वो एक एक्सेप्शनल केस है जो आप बात कर रहे हैं कि वो डॉग की ब्रीड ऐसी है, कैट की ब्रीड ऐसी है कि वो मैच कर रही है दोनों के अंदर, ठीक है। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, उसके लिए फिर आपको उस तरह का डाटा लेके जो है वो तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वह है क्या, क्योंकि मॉडल को तो आपने लेबल देना है ना पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डॉग है या कैट है, फिर मॉडल जो उस पर ट्रेन होगा। सर वैसे वो कैट होते हैं सर? कैट होता है ना, तो वो जब आप उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसे कैट का लेबल दे देंगे तो मॉडल इंशाल्लाह ट्रेन हो जाएगा कि भाई ये कैट ही होता है, क्योंकि इन्होंने लेकिन वो समझाया मुझे डॉग्स के कैट। फीचर भी दे रहा होता है सर। हाँ, तो अब यही ना, अब कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आएगा भी और मॉडल जो है वो गलत परफॉर्म भी करेगा, 100% तो एक्यूरेसी नहीं देगा ना, हो सकता है ऐसा। लेकिन ये ज़ाहिर एक्सेप्शनल केस है, ये एक एक्सेप्शनल मैंने केस कहा है। सर ये आउट ऑफ द बॉक्स कोई एग्जांपल आ जाता है सर। हाँ हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स केस में मैंने कहा ना, आउट ऑफ द बॉक्स केस के अंदर जिसमें मैंने कहा कि भाई उसमें वो क्या कर रहा होता है, एक मिनट, कि वो सिर्फ एक फीचर के ऊपर काम नहीं कर रहा होता ना, वो उसका फेस भी देख रहा होता है, टांगे भी देख रहा होता है, दुम भी देख रहा होता है, कान भी देख रहा होता है। अब आप बोलेंगे यार फेस तो पूरा जो है ना इसका डॉग वाला लग गया, लेकिन उसकी बाकी बॉडी शेप तो बिल्ली वाली होगी ना। तो बहुत सारे फीचर्स शामिल होते हैं जिसपे वो फैसला कर लेगा, अगर आप उसे बता देंगे तो वो डिसीजन ले लेगा। शार्प होते हैं मॉडल स्किल कर दो। अच्छा, in machine learning the goal is to achieve models that generalize, that perform well on never before seeing data, and overfitting is the central obstacle. ये overfitting है, ये हमारी जो है सबसे बड़ा मसला है। You can only control that which you can observe. आप सिर्फ उसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपको नजर आ रही हो। So it's crucial to be able to reliably measure the generalization power of your model. इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम अपने मॉडल की जनरलाइजेशन पावर को समझें और उसको जान सकें, मेजर कर सकें। अब हमने क्या करना है, द फॉलोइंग सेक्शन टुक एट द स्ट्रेटजीज फॉर मिटिगेटिंग ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग खत्म कैसे करूं, अगर आ रही है, गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। मैक्सिमाइजिंग जनरलाइजेशन, और जनरलाइजेशन को बढ़ाऊं कैसे, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल फोकस ऑन हाउ टू मेजर जनरलाइजेशन, हाउ टू कैलकुलेट मशीन लर्निंग मॉडल्स, वैलिडेशन सेट एंड टेस्ट सेट्स। अच्छा जी, इवेल्युएटिंग अ मॉडल ऑलवेज बॉइल्स डाउन ऑन स्प्लिटिंग द अवेलेबल डाटा इनटू 3 सेट्स। 3 सेट में तोड़ते हैं, ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट। अभी हमने तोड़ा भी था। You train on training and evaluate your model on the validation data. Okay. Once your model is ready for prime time, जब आप रेडी हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपका मॉडल अब सही परफॉर्म कर रहा है वैलिडेशन में, you test it on the final time on the test data. ये हमने करके भी देखा। You may ask why not have 2 sets? 2 सेट क्यों नहीं होंगे, ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट। You train on the training data and evaluate on the test data. Much simpler. इसका जवाब मैंने पिछली एग्जांपल में आपको दिया है कि भाई अगर टेस्ट लेते हुए फेल हो गए तो फिर नया टेस्ट डेटा कहाँ से लाऊंगा, जो उसने नहीं देखा होगा वो तो पहले एक्सपोज हो गया, आप अनदेखा डेटा तो कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए टेस्ट छुपा के रखते हैं। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। द रीजन इज डेवलपिंग अ मॉडल ऑलवेज इन्वॉल्व्स ट्यूनिंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन। मॉडल डेवलप करना मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बार बार चेंज करना, ट्यून करना। फॉर एग्जाम्पल चूजिंग द नंबर ऑफ लेयर्स, साइज ऑफ लेयर्स, ठीक है, parameters which are the network weight. You do this tuning by using feedback signal of the performance of the model on the validation data. हम अपने मॉडल के अंदर जब ट्यून कर रहे होते हैं तो लेयर कम ज्यादा कर रहे होते हैं, लेयर का साइज कम ज्यादा कर रहे होते हैं। हमें अपने आउटपुट देखने के बाद हम चेंजेस करते हैं मॉडल के अंदर के सही हो जाए। In essence, this tuning is a form of learning, a search for a good configuration in some parameter space, कि हम good configuration क्या है जिसके ऊपर हमारा रिजल्ट अच्छा है।
as a result tuning the configuration of the model based on its performance on the validation set. क्या होता है अभी configuration की tuning जो है वो बेस करती है अब कि validation में हमारा मॉडल जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, can quickly result in overfitting to the validation set even though your model is never directly trained on it. क्या मतलब कि भाई क्या हो रहा अभी हमारा जो रिजल्ट है वो बेस कर रहा होता है परफॉर्मेंस पर वैलिडेशन सेट की, और जिसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं उसके भी हमारा मॉडल जो है वो डायरेक्टली ट्रेन डेटा के ऊपर डायरेक्टली ट्रेन जिस डेटा पे नहीं हुआ यानी वैलिडेशन डेटा पे ट्रेन नहीं हुआ उस पर जो है ना उसकी ओवरफिटिंग और वैलिडेशन सेट की परफॉर्मेंस का जो है ना वो क्या हाल है. सेंट्रल टू दिस फिनोमेना इज द नोशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीक. अच्छा, मैंने अभी बात की थी टेम्पोरल लीक वाली, वही टॉपिक है ये कि टेम्पोरल लीक या इंफॉर्मेशन लीक क्या होता है. कि भाई अजान हो जाए फिर बात करते हैं. अच्छा भी सेंट्रल टू दिस फिनोमेना इज द नोशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीक. कि इस पूरे फिनोमेना के अंदर एक अहम बात है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन लीक है. एवरी टाइम you tune a hyperparameter of your model based on the model's performance on the validation set. जब हम validation set पे performance देखते हैं और अपने पैरामीटर अपने हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करने की कोशिश करते हैं, some information about the validation data leaks into the model. ये वही वाली बात है जो मैंने आपको वाइवा वाली एग्जांपल दी थी कि some information, सारी नहीं, पूरा इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगा बल्कि कुछ इंफॉर्मेशन लीक होगी. If you do this only once for one parameter, then very few bits of information will leak and your validation set will remain reliable to evaluate the model. But if you repeat this many times, running one experiment, evaluating on the validation set and modifying your model as a result, then you will leak an increasingly significant amount of information about वैलिडेशन सेट ऑन द मॉडल. कि बार बार अगर ऐसा करता रहूंगा तो वो थोड़ी इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएगी. एट द एंड ऑफ डे जी लीक मीन सर
लीक का मतलब है कि जिस तरह मैंने कहा ना कि जब वैलिडेशन सेट के अंदर हम डाटा दे रहे हैं उसे वैलिडेट कराने के लिए, गैस करने के लिए, आउटपुट बताने के लिए, तो कुछ न कुछ डाटा तो सारा एक्सपोज हो रहा है, लेबल नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बातें उसमें से याद रखेगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लीक वही है। दैट्स मीन सर अगर उसी लड़के को हम बार बार इंटरव्यू में एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो फिर उसे कंप्लीट हो याद हो जाएंगे, और फिर तो कंप्लीट याद आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके सारे सवाल जी उसको एक्सपोज हो जाएंगे। इसका सर एक हल ये भी हो सकता है कि हम अगर वैलिडेशन सेट ज्यादा बना दे तो उसी डेटा में हाँ, तो ये इसीलिए तो हमने वो के फोल्ड लगाया था कि हर दफा जो है ना कभी ट्रेनिंग वाला डाल दें, कभी इधर वाला डाल दें। ठीक है। तो you will end up using the with the model that artificially well on validation data perform। अब वैलिडेशन डाटा के हमारी कोशिश ये थी कि वैलिडेशन डाटा पे हमारा मॉडल सही परफॉर्म करे, लेकिन अगर हम ये हरकत करेंगे कि वैलिडेशन सेट भी उसको 100 इपॉक में पकड़ा दिए हमने, तो फिर क्या होगा, हमारा ये परफॉर्म मॉडल भी वैलिडेशन पे भी आर्टिफिशियल हो जाएगा, परफॉर्म करेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट यू ऑप्टिमाइज इट फॉर। आपने इसको उसी पे ऑप्टिमाइज कर दिया है। यू केयर अबाउट performance on complete new data, not the validation data. So you need to use a completely different never before data set to evaluate the model, that test data set। इसलिए क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इवेल्युएट कराया 2-3 बार, 4 बार, 5 बार अपने मॉडल को अपडेट किया, तो हमारी इंफॉर्मेशन वैलिडेशन के बारे में भी लीक हो चुकी है। लिहाजा हमें अब फाइनल टेस्टिंग के लिए कि हतमी नतीजा निकालने के लिए मुझे आखिर में क्या देना पड़ेगा, टेस्ट डेटा देना पड़ेगा। योर मॉडल शुड नॉट हैव एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट टेस्ट डेटा सेट, इवन इनडायरेक्टली भी कोई इंफॉर्मेशन टेस्ट के बारे में मॉडल को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हमने वही सिंपल होल्ड आउट वैलिडेशन तो ये थी, ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा हो, वैलिडेशन डेटा हो, ये हमने करके पीछे एग्जांपल देख लिए, कोड वही वाला है। फिर हमने के फोल्ड लगाया, के फोल्ड रिपीट किया उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, आइटरेटेड के फोल्ड भी एक होता है कि वो जो 3 फोल्ड बनाए हैं वो भी लूप में डाल दूं, लूप 4 दफा चल रहा है तो हमारे पास 12 दफा चल जाएगा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है बहुत ज्यादा जो है ना वो आगे कि भाई लूप जो है ना इतनी दफा चल जाए, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, समझ में आ जाएगी बात। थिंग्स टू कीप इन माइंड, डाटा रिप्रेजेंटेटिवनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आपके पास डाटा हो, और डाटा अगर आपके पास सॉर्टेड ऑर्डर में है, पढ़ते हैं इसको। यू वांट बोथ योर ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेस्ट डाटा एट हैंड। ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों के अंदर डाटा की ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो बात मैं कर रहा हूं ये इंतहाई अहम बात है, ठीक है, परफॉर्मेंस के हवाले से और बायसनेस के हवाले से। ठीक है ना, कि मेरे पास जो है ना 50,000 तस्वीरें कैट की हैं, 50,000 तस्वीरें जो है ना वो डॉग की हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने डाटा के अंदर से जो है ना दोनों 50% ट्रेनिंग डाटा निकाला, 50% जो है ना टेस्टिंग डाटा निकाला। बड़ा ही अच्छा हो कि भाई 25 ट्रेनिंग डाटा के अंदर 25,000 जो है ना कैट की तस्वीरें हो, 25,000 जो है ना वो डॉग की तस्वीरें हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि 50,000 के ट्रेनिंग डाटा में 40,000 तस्वीरें कैट की आ गई और 10,000 डॉग की आ गई, तो मेरे डाटा में कैट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब मेरा मॉडल जो है वो बायस हो जाएगा कि वो हर तस्वीर को कैट कहने की कोशिश करेगा। ये मैंने आपको वहां सिखाया था प्रिसिशन और रिकॉल के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसने ज्यादा ट्रेनिंग दी है, अगर उसके बाद डॉग की तस्वीर भी आएगी तो पहले वो क्या समझेगा। रिपीट कीजिए, क्या बोल, रिपीट करिए। अच्छा, मैं बोलता हूँ, देखिए पहले ये वाली बात पढ़ते हैं फिर अपनी वाली एग्जांपल लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर ट्राइंग टू क्लासिफाई इमेजेस ऑफ डिजिट्स, you are starting from an array of samples where the samples are ordered in their class, sorted order में आ गए। 80% डाटा जो है ना वो आपने ले लिया, taking the first 80% of data, यानी कि मैं ये कह रहे हैं कि भाई
ये आपके पास क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में अब मैंने क्या किया, मैंने कहा अभी 80% या 70% डाटा ले लिया, ये ट्रेनिंग में डाल दिया, ठीक है, हो गया। ये वाला पोर्शन जो है वो ट्रेनिंग में डाल दिया और ये वाला पोर्शन जो है वो टेस्टिंग में चला गया। अब इन्होंने तो बड़ी सिंपल सी मिसाल ली है कि जब इस पे ट्रेनिंग कराऊंगा और जिस पे टेस्ट कराना है वो डाटा तो उस तरह का डाटा तो ट्रेनिंग में है ही नहीं, तो इस पे तो यकीनन क्या हो जाना है, फेल हो जाना है। आ रही बात समझ में? अच्छा, ऐसा नहीं कि एक एक होगा, ये बहुत बहुत सारे होंगे, ये भी बहुत सारे होंगे। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, इसको पहले मिक्स कर लेना चाहिए, शफल कर लेना चाहिए, ताकि हर तरह का डाटा जो है वो क्या हो जाए, आपके पास शामिल हो जाए आपके ट्रेनिंग सेट के अंदर। नीचे वाली क्लासेस भी शामिल हो जाए जो 8, 9, 10 की क्लासेस हैं, ठीक है। तो 20% जो टेस्ट सेट विल रन ट्रेनिंग 0 to 7 where your test set contain only 8 or 9 की क्लास। This seems like a ridiculous mistake but surprisingly common। ridiculous mistake तो है लेकिन ये गलती होती है। For this reason you usually randomly shuffle your data before splitting into training and test set। आप shuffle कर लेते हैं उसको। टाइम सीरीज का डाटा अगर होगा तो टाइम सीरीज के डाटा को shuffle नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो if you are trying to predict the future given on the past, you should not randomly shuffle your data before splitting। अब shuffle नहीं करना, not randomly shuffle, ठीक है। It because doing will so create a temporal leak, your model will effectively be trained on the data from the future। shuffle किया तो वो जो टेस्ट के अंदर फ्यूचर का डाटा है उसका शायद हो सकता है रैंडम में वो डाटा जो ट्रेनिंग में शामिल हो जाए जिसपे प्रिडिक्ट करना है, तो वो मुस्तकबिल जो है पे पहले ट्रेनिंग हो जाएगा तो टेम्पोरल लीक आ जाएगा, वहां पर फ्यूचर के बारे में पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसे। डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, डाटा के अंदर खत्म करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए, कोई भी रिकॉर्ड जो ट्रेनिंग में था वो टेस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर टेस्ट में आ जाएगा तो वो तो ट्रेनिंग में पहले एक्सपोज हुआ है, तो इससे बचना पड़ेगा। डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग, ये थोड़ा सा पढ़ लें। वेक्टराइजेशन क्या चीज होती है ये मैं पढ़ चुका हूँ, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। वैल्यू नॉर्मलाइजेशन हमने भी पिछली एग्जाम्पल में करी थी और यहाँ एज वाली एग्जाम्पल भी दी है नॉर्मलाइज करने की, इसको पढ़ लीजिएगा। मिसिंग वैल्यूज आप ये नमपाई पांडा में पढ़ते हुए आए हैं, इसको देख लीजिएगा। ये छोड़ दीजिएगा फीचर इंजीनियरिंग क्योंकि ये हमारा टॉपिक है नहीं इसमें। ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग, अब हमारे पास ये ओवर फिटिंग को खत्म कैसे करना है, अंडर फिटिंग को खत्म कैसे करना है, इसके हमारे पास जो है वो 2-4 टॉपिक्स हैं, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में जो है वो कवर कर लेंगे। अब तक तो कोई सवाल है तो पूछ ले या अभी करवा दूं क्योंकि आगे कुछ है नहीं, बस यही करना है। नहीं सर काफ़ी है, अब एक क्लास के लिए है ना सर हमारे पास क्लास, उसमें कर हाँ, लेंगे। एक क्लास हमारे पास है लेकिन उसके अंदर मैंने आपको जो है ना वो फ्रॉम स्क्रैच डाटा डाउनलोड करना है, डाटा को स्लाइस करना है, डाटा की क्लासेस बनानी है, टेस्टिंग में ट्रेनिंग में अलग करना है। अभी तो हमने सारे बिल्ट इन डाटा सेट इस्तेमाल किए हैं ना, तो आप लोग प्लीज पुरानी वाली एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट क्लास में करके आ जाएं ताकि आपको आइडियाज हो जाएं, फिर हम जो है ना लाइव डाटा जो है ना कोई सा लेके उस पर अपनी प्रिडिक्शंस करें। अभी तो हम इनकी कॉपी कैट चला रहे हैं, ये नहीं करें क्योंकि आपको भी जो अभी असाइनमेंट सर दिया अगली जा रहा है। क्लास में हम फ्रॉम स्क्रैच एक मॉडल बनाएंगे। हाँ, कोई नया डाटा ले लेंगे कैगल वगैरह से और उसको हम प्रिडिक्ट कराएंगे, क्लासिफाई भी करेंगे, रिग्रेड भी करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। थैंक लेकिन यू। उसके लिए जरूरी है कि आप एग्जाम्पल्स जो है ना वो रन कर लें, एटलीस्ट आपको मॉडल तो बनाना आता हो, ठीक है ना। ये प्लॉट करना नहीं आता, ये सब सेकेंडरी बातें हैं, लेकिन एटलीस्ट मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी आती हो आपको कि मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है कुछ आइडिया हो जाए, ठीक है जी। यस सर। ओके जी, कोई सवाल है तो कर लें वरना फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। सर मैंने एक बात पूछनी थी, मेरा ना वो नेट प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा, हाँ। तो
सर वो जब आपने फोल्डर बनाए थे 3 फोल्डर, उसके अंदर सर वैलिडेशन और टेस्ट और ट्रेन, मुझे उस चीज की थोड़ी कंफ्यूजन है, तो सर वो कोड और वो एक मरतबा थोड़ा सा उसके बारे में सर बता दें। मैं आता हूँ, देखो यहाँ पर हमने ये काम किया था, ये वाला, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, मैं इसको अपने अंदाज में समझाता हूँ। ये हमारा डेटा सेट है पूरा, ये हमारा डेटा सेट है, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब इस डेटा सेट को 4 टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा अभी ये आपके पास एक लाइन ये हो गई, एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन जो है वो ये हो गया। अच्छा, सबसे पहले ये समझना है कि इसको हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हम चाह रहे हैं कि अगर मैं ये वाला सेक्शन जो है मेरा, ये वाला जो सेक्शन है, ये क्या होता है, ये मेरा पिंक सेक्शन जो है वैलिडेशन होता है, और ये सारा जो है वो क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग में तो चलो ठीक है कि बार बार जो है ना वो ये तीनों चीजें जो है वो कहाँ जा रही हैं, मेरे पास मॉडल के अंदर जा रही हैं। ये पूरा डाटा जो है ये ऑरेंज वाला पार्ट मॉडल में जा रहा है, बार बार एक्सपोज हो रहा है। लेकिन साथ साथ जब मैं मॉडल के अंदर क्या कर रहा हूँ, जब मैं मॉडल के अंदर वैलिडेशन डाल रहा हूँ, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है वो 5 ईपॉक चलाए, तो 5 दफा मैंने क्या किया, इसको वैलिडेट भी किया। तो सेम डेटा पे बार बार ट्रेनिंग कराना और सेम डेटा पे बार बार टेस्ट लेना। अच्छा, ट्रेनिंग के अंदर तो ज्यादा रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर हम आप उसको समझा भी रहे होते हैं, यानी मैं आपको सवाल सॉल्व करा और समझा भी रहा हूँ, और वैलिडेशन के अंदर मैं आपको सवाल तो दे रहा हूँ लेकिन समझा नहीं रहा हूँ। एक बात तो ये फर्क हो गया। तो वैलिडेशन थोड़ी हम समझते हैं कि चलो ठीक है यार उसने किया, लेकिन अभी सवाल ही एक्सपोज हुए हैं, जवाब तो एक्सपोज नहीं हुए। लेकिन अगर 5 बार वो सवाल भी भेजता रहूं तो वो सवाल भी क्या हो जाएंगे, उसको मालूम पड़ जाएंगे सारे कि वो सवाल क्या क्या है। तो ऐसी सूरत में हमने एक टेक्निक इस्तेमाल की, हमने कहा कैसा काम करते हैं, मॉडल की ट्रेनिंग जो है ये 5 ईपॉक एक दफा मॉडल ने भेज रहे हैं ना, ये काम मैं रिपीट कर लूं कितनी दफा, मुख्तलिफ, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा कर लूं। और हर दफा क्या करूंगा, पहली दफा में मैंने ये मेरा ये वाला जो सेक्शन हो गया, ये ट्रेनिंग का सेक्शन हो गया पहली दफा में, और ये वाला सेक्शन जो है मेरा वैलिडेशन का हो गया। अगली दफा में मैं क्या करूंगा, अच्छा इस पे मेरा कोई ना कोई स्कोर जो है वो आ गया, स्कोर 1 आ गया, ठीक है। अगली बारी में मैं क्या करूंगा, अब मुझे डाटा को चेंज करना है, क्योंकि वैलिडेशन डाटा चला गया, ट्रेनिंग में ये चला गया था, और ये वाला मॉडल था, ठीक है। अब मैं इस मॉडल के लिए, यानी दूसरे मॉडल तो वही रहेगा मेरा, लेकिन दोबारा री इनिशियलाइज होगा ना, फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो मॉडल दोबारा री इनिशियलाइज होगा। मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा भाई कि क्योंकि ये वाला डाटा वैलिडेट हो चुका है एक बार, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा एक काम करता हूँ, ये जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, इसको ले आता हूँ यहाँ पर, और जो वैलिडेशन वाला पार्ट है इसको ले आता हूँ ट्रेनिंग के अंदर। इससे क्या हुआ जी, इससे मुझे एक फायदा हुआ। वो फायदा क्या है, वो फायदा ये है कि अब मेरे ट्रेनिंग के अंदर, सुनिएगा, मेरी ट्रेनिंग के अंदर ये वाला जो पोर्शन है
और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो पुराना है जो वो पहले देख चुका है ट्रेनिंग में, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया, ट्रेनिंग के अंदर नया आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा ट्रेनिंग का डाटा उसके लिए 10% 20% नया डाटा शामिल हो गया उसकी ट्रेनिंग में, ठीक है। यानी अब वो एक ही खाना उसे बार बार नहीं खिला रहा हूँ, बल्कि कुछ खाना जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अच्छा, जिस डाटा पर पहले वैलिडेट किया था वो डाटा सेट तो अंदर चला गया, इस डाटा सेट पे तो हमने क्या की थी, ट्रेनिंग की थी, तो वैलिडेशन सेट तो उसके लिए बिल्कुल क्या हो गया, नया हो गया वैलिडेशन सेट, क्योंकि इस पर ट्रेनिंग हुई थी, इस पे वैलिडेशन नहीं हुई थी। सेम इसी तरह मैं अगली दफा क्या करूंगा, इस वैलिडेशन सेट को आगे ले आऊंगा और ट्रेनिंग सेट को निकाल लूंगा, फिर आगे ले आऊंगा आगे। इस तरह हर दफा में जो है हमारा ट्रेनिंग सेट जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा और अनसीन होता रहेगा, ठीक है। ये कहानी जो है वो सारी जो है वो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। यस सर, अच्छी समझ लगी। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर मैंने वो जिनको स्लैक का हाँ, चाहिए था ना लिंक को शेयर कर दिया, इनविटेशन लिंक सेंड कर दिया, और असाइनमेंट भी जो है एक्सटेंड कर दिए, डेट करवा सकते हैं सबमिट। ठीक है भाई, सबने सुन लिया? यस यस सर इस तरह है ना, मैंने ना नमपाई का हाफ तक मैंने लिया था, वो मैंने असाइनमेंट वहाँ तक बनाई थी, तो उसके बाद सर मेरा आइस का सर ऑपरेशन हो गया था, तो मैं उसके बाद असाइनमेंट नहीं बना पाया। क्विज तो मैंने दिए थे, तो सर मैं अब बनाना चाहता हूँ, तो सर क्या अब बना के सबमिट कर सकता हूँ सर? देखें, बना के तो रख लें, सबमिशन भी हो ही जाएगा किसी न किसी तरह, लेकिन कर तो लें, कम से कम सीख तो लेंगे ना। हाँ ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है थैंक ना, यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बिरयानी बन रही है अभी। अल्लाह हाफिज सर, बिरयानी खिला दीजिएगा।